गाइस गुड मॉर्निंग। चलो, याद होगा तो हम लोगों ने चालू किया था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, यस और नो। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर में हम लोगों ने सबसे पहले आया था, सबसे पहली चीज, पहली दो चीजें तोड़ दी थी, पहले दो वर्ड तोड़ दिए थे। पहले दो वर्ड कौन सा था? स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को और तीन पार्ट में तोड़ा था, मैनेज, मेन, टैक्टिक्स। याद आ रहा है? मैनेज कितनी चीजें करनी है मालिक? पांच रिसोर्सेस को मैनेज करना है। रिसोर्सेस कौन कौन से हैं? 5M। मेन ने मनी से मशीन खरीदा, मटेरियल बनाया, अपनी मेथड से सेल किया। वाई मेन नीड्स टू बी मैनेज? बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। टैक्टिक्स मतलब आर्ट ऑफ डीलिंग डिफरेंट पीपल डिफरेंटली। याद आ रहा है? अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने गए थे आखिर मैनेजमेंट किन के लिए लगाया जाता है? हु आर द पीपल फॉर हुम मैनेजमेंट इज एम्प्लॉयड? याद होगा तो स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स आर द पीपल हु आर कनेक्टेड विथ कंपनी। अच्छा मेरे भाई, याद करके दिखा कौन कौन इसके अंदर में आता है। पहला कस्टमर, दूसरा क्रेडिटर, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा पांचवा प्रमोटर्स। क्लियर है मालिक? अच्छा जी, फिर इसके बाद एसएम को हम दो सेंस में अंडरस्टैंड करते हैं। याद कर, दो सेंस कौन से थे? पहला, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मैनेज द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरी आउट इंटर रिलेटेड फंक्शन। कैसे कैरी आउट करना है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर हम ढूंढने निकले थे भाई, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? याद आ रहा है क्या? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? याद कर, पोस्टकॉर्प। पोस्टकॉर्प बोले तो सबसे पहले प्लानिंग, दूसरा क्या था? ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा क्या था? स्टाफिंग, चौथा क्या था? डायरेक्टिंग, और पांचवा क्या था मालिक? कंट्रोलिंग एंड बजटिंग, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग एंड बजटिंग। फिर हम ढूंढने निकले थे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवली टू अचीव द गोल विद इन टाइम, एंड एफिशिएंटली मींस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यस और नो? फिर ये लास्ट पार्ट था हमारा कल के रिवीजन का, वो था स्ट्रैटेजी और प्लान के बीच में का फर्क क्या है। हम लोगों ने सिर्फ एक ओवरऑल पॉइंट डिस्कस कर लिया था, दोनों के बीच का फर्क क्या है। अगर आपने नहीं लिखा होगा तो लिख लेना, दोनों के बीच का फर्क क्या है। प्लान इज एन एक्शन टू बी टेकन इन फ्यूचर। प्लान इज मेड एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने कल ये नहीं लिखा होगा प्लीज आज लिख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड प्लान। प्लान क्या होता है? एक्शन टू बी टेकन इन फ्यूचर मेड एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेड एट all level of organization. सर स्ट्रैटेजी क्या होती है? इट्स अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। कैसा मालिक? लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ डिजायर्ड इमेज ऑफ मैनेजमेंट। याद आ रहा है? डिजायर्ड इमेज, वेयर यू आर, वेयर यू वांट टू बी। एक डिजायर्ड इमेज, एक विजन लेकर के चल रहे हैं। इट इज द थीम ऑन विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स एंड इंक्लूड प्लान टू मीट डायनामिक फ्यूचर। इट इज द थीम ऑन विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स एंड इंक्लूड्स अ प्लान
to meet dynamic future. जनरली मेड एट कॉर्पोरेट लेवल. कौन सा लेवल? वापस बोलो. कॉर्पोरेट लेवल. इफ दिस इज डन, चलिए. तो यहां एक अगर हम बेसिक देखें तो बेसिक हमें समझ में आता है कि बॉस प्लान ये होता है, स्ट्रैटेजी ये होती है. बट एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी आई कहां से? ये वर्ड आया तो आया कहां से? आपके मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि कल जब हमने मैनेजमेंट की इतनी बड़ी खोज खाज कर दी कि ये आया कहां से. इट्स अ ग्रीक वर्ड, नोमोस. नोमोस का मतलब टू मैनेज. यस और नो? तो हम स्ट्रैटेजी के पीछे भी चले गए कि आखिर ये स्ट्रैटेजी वर्ड दुनिया में आया कहां से. सर क्या आपको पता है, स्ट्रैटेजी पहले ये वर्ड नहीं हुआ करता था. ये है उसकी हिस्ट्री. ये है आपके मॉड्यूल का पहला पॉइंट. जब आप मॉड्यूल पढ़ोगे साथ साथ में, तो वैसे तो मैंने पूरा मॉड्यूल कवर किया है, डोंट वरी. मॉड्यूल का ईच एंड एवरी पार्ट इसके अंदर में कवर्ड है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. मॉड्यूल का जब आप मॉड्यूल ओपन करोगे चैप्टर 1 के, उसमें सबसे पहला पॉइंट यही दिखता है, बिजनेस पॉलिसी. बिजनेस पॉलिसी इज एन एशियंट नेम टू द वर्ड स्ट्रैटेजी. अब ये पूरी चीज आई कहां से? मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट पूरा आया कहां से? सर पॉइंट ये था कि सबसे पहले हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, आपने नाम सुना है? हाँ या ना? राइट. सो 1911 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इंट्रोड्यूस्ड एन इंटीग्रेटिव कोर्स इन द मैनेजमेंट. पहली बार ये केस स्टडीज बोल करके लिया जाता था इन द ईयर 1908. स्कूल में केस स्टडीज बोल करके लिया जाता था. लेटर ऑन इन केस स्टडीज से रिलेटेड मैनेजमेंट ने, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने टोटल कोर्स ही बना दिया मैनेजमेंट के ऊपर एज अ सेपरेट फील्ड. मैनेजमेंट, हार्वर्ड को बहुत पहले ही समझ में आ गया था दैट ओनरशिप इज डिफरेंट एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट. हा कम अगेन, क्या बोल रहा हूं मैं? ओनरशिप इज डिफरेंट एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट. यस और नो? अंडरस्टैंड? ओनरशिप किसी और के पास और मैनेज उसे कोई और कर रहा है, ऐसा एक ट्रेंड बहुत पहले ही आउट ऑफ इंडिया शुरू हो चुका था. सो पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया गया एज अ सिलेबस कि नहीं, कि ओनरशिप इज डिफरेंट, मैनेजमेंट इज डिफरेंट, और मैनेजमेंट की एक टोटली अलग पढ़ाई होनी चाहिए. पहली बार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने 1911 में चालू किया. दिस विल बी एन एमसीक्यू. समझ में आई बात? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया? 1911. ऐसे इस पे एमसीक्यू बनेगा. क्लियर है? अच्छा जी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने जैसे इसे इंट्रोड्यूस किया, इसके बाद एक और चीज हुई, और वो चीज थी 1969. अमेरिकन Assembly Collegiate School of Business. It is another very famous business school apart from Harvard, right? तो इन्होंने ऑल टुगेदर एक मैंडेटरी कोर्स लेकर के आ गया, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट लेकर के आ गया, और इस सब्जेक्ट को, बिजनेस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर दिया हर सब्जेक्ट्स के अंदर में. अंडरस्टैंड? सबसे पहले 1908 में इसे केस स्टडी बोल के लिया जाता था. इसे ऑल टुगेदर एक न्यू कोर्स बनाया गया 1911 में. कहां पे? हार्वर्ड स्कूल के अंदर में. हार्वर्ड ने अडॉप्ट किया, तो जाहिर सी बात है कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन भी इसे करेगा ही करेगा. तो कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसे उठाया और कोर्सेज के साथ मैंडेटरी पार्ट बोल करके देना चालू कर दिया कि हर कोई भी, अगर आप कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो उसमें मैनेजमेंट का एक पार्ट आपको जरूर पढ़ाया जाएगा. सो द अमेरिकन असेंबली कॉलेजिएट स्कूल ऑफ बिजनेस मेड अ कोर्स ऑन बिजनेस पॉलिसी एंड मेड अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. इसको एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बोल के दे दिया गया. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये दो बड़े बिजनेस स्कूल है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर दो बड़े बिजनेस स्कूल इसे अडॉप्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये अलग अलग देशों में फैलना ही था. तो ओवर वेरियस डिकेड अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग बिजनेस स्कूल ने बिजनेस पॉलिसी वर्ड को उठाया और लोग एज अ प्रोफेशन इसे एक्सेप्ट करने लग गए. एक बहुत क्लियर कट आइडिया आ चुका था कि बॉस ओनरशिप इज डिफरेंट एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट. ओनर में भी डिफरेंट, मैनेजमेंट इज डिफरेंट. मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूं,
आपको प्राइमा फेसी क्या लगता है, वी स्मार्ट का ओनर कौन है? विशाल सर नहीं है। अब बोलो, ईशा मैम नहीं है, ऐसा नहीं है। नाउ अंडरस्टैंड, आपको एक बात पता है, वी स्मार्ट इज जस्ट वन ऑफ द कंपनी इन अ बिग कंपनी कॉल्ड एज एड्यूस्मार्ट। इफ यू डोंट नो, आपको बता दूं, वी स्मार्ट इसका बस एक छोटा सा पार्ट है, और एड्यूस्मार्ट ऐसी कई चीजें करता है। एड्यूस्मार्ट ऐसी कई चीजें करता है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, ओवरऑल एड्यूस्मार्ट का जो वी स्मार्ट है ये 25% ही पार्ट लेता है सिर्फ। मतलब आपकी जो कैलकुलेशन है उसको जरा सोच के देखना वापस से, जो आप बैठे बैठे करते हो ना यहाँ पे, मेरा फीस इतना, नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने, तो टीचर का इनकम कितना, तो अकेडमी का इनकम कितना, ये जो तुम करते हो ना, मैं तुम्हारे को बता रहा हूं, एड्यूस्मार्ट का वी स्मार्ट सिर्फ 25 है। वी स्मार्ट सिर्फ 25% पे आता है उसके। मतलब बचे हुए और क्या क्या है वो तुम सोचो भी मत, और वो तुमको समझेगा भी नहीं। पर एक बात मैं आपको बताऊं, एड्यूस्मार्ट इज ओन्ड बाय समबडी एल्स, एंड यू टू योर सरप्राइज विशाल सर इज ऑल्सो फॅकल्टी इन वी स्मार्ट। आता कसं वाटते? गुडगुड वाटते, गारगार वाटते? अब अंडरस्टैंड करना ना, पॉइंट इज, एक बहुत क्लियर चीज अंडरस्टैंड हो गई थी, दैट ओनर्स आर डिफरेंट एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट। तो इसी के लिए देखिएगा, ड्यूरिंग द फ्यू नेक्स्ट डिकेड, बिजनेस पॉलिसी एज अ course spread to different management institute across the different nations and became an integral part of management curriculum. Over the period of time, business policy word कई जगह पे गया, कई nations ने इसे अडॉप्ट किया, कई schools and university ने इसे अडॉप्ट किया और एक curriculum का पार्ट बना के रख दिया। And over the period of time, business policy का नेम चेंज करके क्या कर दिया गया? Strategy. And largely the word strategy arose. आज जाओ अपने दोस्त को पूछने का, बोलना एसएम तो बेटा तू भी पढ़ रहा है ना, अब एक बात बता, मैनेजमेंट कहां से आया और स्ट्रैटेजी कहां से आया, जरा चेक तो करो उनके पास भी है क्या। सो 1 2 3 स्टार्ट। 2 ईयर याद रखने के हैं और उसके बाद ये चालू करने का है। 2 ईयर, कौन से ईयर? 1911। सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया? हार्वर्ड ने। फिर उसी के कॉम्पिटिटर्स ने अडॉप्ट किया, अमेरिकन असेंबली कॉलेजिएट स्कूल ऑफ बिजनेस। कौन से ईयर में अडॉप्ट किया? 1969। सिंस 2 बड़े बिजनेस स्कूल ने अडॉप्ट किया, तो कई छोटे छोटे मैनेजमेंट स्कूल्स अलग अलग नेशंस के अडॉप्ट करते गए, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसा बचपन में तुम्हारा घर का नाम चिंकू, छोटू, ऐसा कुछ भी होता था, और बड़े होते होते तुम्हारा नाम चेंज हो गए, जो आज तुम्हारे दोस्त लेते हैं। आप समझ रहे हो ना, ये तुम्हारे ओरिजिनल नाम है जिससे जिंदगी भर तुम्हें पुकारा जाएगा। फोन उठाते ही बीप फोन उठाते ही बीप, बस यही तुम्हारा ओरिजिनल नाम बन जाएगा। ये सुनो, बहुत ज्यादा देर की बात नहीं है, मतलब आपके उनके मोबाइल में भी तुम्हारा नाम ऐसे ही सेव होगा। और जैसे मेरे मोबाइल के अंदर में दर्शन सर का नाम पार्टनर इन क्राइम बोल के सेव है। अब वो क्यों है? ऐसे कई रीजन है, ये सुनो, ऐसे कई रीजन हो सकते हैं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस पॉलिसी स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट हो गई। सो अब अगर मैं आपसे कहना चाहूं एमसीक्यू, बिजनेस स्ट्रैटेजी वाज ओरिजिनली कॉल्ड एज बिजनेस पॉलिसी, ये एमसीक्यू बन सकता है। स्ट्रैटेजी वाज ओरिजिनली कॉल्ड एज बिजनेस पॉलिसी। सो गिव द नेक्स्ट हेडिंग, बिजनेस पॉलिसी। नेक्स्ट हेडिंग दो, शांति से सारे पॉइंट लिखना है। बिजनेस पॉलिसी, कल के चैप्टर में हमने बेसिक्स लिखा था, बेसिक्स के बाद पहला हेडिंग बिजनेस पॉलिसी। इट वॉज एन एशियंट नेम टू द वर्ड स्ट्रैटेजी। सर आप हमें नोट्स दे रहे हैं, नोट्स देने के बावजूद यहां लिखा रहे हैं, एक्चुअली हमने करना क्या है? बेटा नोट्स तो हम पढ़ेंगे, नो डाउट, नोट्स तो हम पढ़ेंगे ही, नो डाउट, लेकिन एट द सेम टाइम लास्ट डे रिवीजन आपके पास होना चाहिए, और वो और शॉर्ट में आप लिख रहे हो अपने पास कि लास्ट डे पे जितना ये रजिस्टर लिखा है ना, बस इतना ही पढ़ना है। क्योंकि जब आप मेरे नोट्स भी पढ़ोगे तो वो बहुत सारा है, इतना कंटेंट ना तुम्हें याद रहेगा ना तुम लिख पाओगे, जितना तुम्हारे काम का है लिख पाओगे ये उतना है। पहला ईयर क्या बनेगा? एमसीक्यू भी बनता है। दिस विल बी एन एमसीक्यू, दिस विल बी एन एमसीक्यू एंड दिस इज एन एमसीक्यू। ये 3 एमसीक्यू के पार्ट बनते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इंट्रोड्यूस्ड एन इंटीग्रेटिव कोर्स इन मैनेजमेंट। इंटीग्रेटिव मतलब एग्जिस्टिंग कोर्स के साथ इसे जोड़ दिया गया।
So Harvard Business School in 1911 introduced an integrative course in management. In 1969, American Assembly Colgate School of Business made the course of business policy a mandatory requirement. During the next few decades, business policy as a course spread to different management institute. Across the different nations. And largely the word strategy arose. And largely the word strategy arose. तो हमने सबसे पहले मैनेजमेंट वर्ड देखा था. कल का हमारा लेक्चर था सिर्फ मैनेजमेंट वर्ड के ऊपर. आज का हमारा लेक्चर है वर्ड स्ट्रैटेजी के ऊपर. स्ट्रैटेजी हमने सबसे पहले आके समझा ये वर्ड आया कहां से. स्ट्रैटेजी को बचपन में क्या नाम पुकारा जाता था बेटा? बिजनेस पॉलिसी. अब ये बड़ी हो गई है, और इसका नाम बदल दिया गया है. तो हमारे मन में एक और सवाल उठा, क्या स्ट्रैटेजी डिफाइन भी की गई है? भाई किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं कभी तो कभी डिफाइन किया होगा. और आपको तो पता है स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट दोनों कोई एक्ट है या फिलॉसफी है? फिलॉसफी है. तो कई लोगों ने कई तरीकों से डिफाइन करने की कोशिश की, और लार्जली कुछ डेफिनेशन एक्सेप्ट हुई. सबसे पहली ये डेफिनेशन, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू टेक द पोजीशन इन द मार्केट. स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू टेक द पोजीशन इन द मार्केट. धीरे से सुनिएगा, समझ दीजिए एक एक वर्ड को. इट्स अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट. गेम प्लान. सर इसे गेम प्लान क्यों कहा जा रहा है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग, स्ट्रैटेजी जब सबसे पहले बार वर्ड लाया गया था ना मेरे भाई, इसे एनिमी के अगेंस्ट में यूज करने के लिए आर्मी में यूज किया जाता था. मतलब इसे कॉलेजेस में भी लाया गया, लेकिन सबसे पहले स्ट्रैटेजी वर्ड ट्वीक किया गया आर्मीज के अंदर में. जब एनिमी के अगेंस्ट में जब हम कोई वॉर छेड़ते हैं, उसके अगेंस्ट में हम क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो उनके अगेंस्ट में एक गेम प्लान बना. और लार्जली अगर स्ट्रैटेजी को देखो तो ये डेफिनेशन अडॉप्ट की जाती है. और एक बात समझ लेना, कई बुक, कई ऑथर, कई डेफिनेशन देंगे. मैंने आपको कल ही इसका फंडा समझा दिया. सिंस इट्स अ फिलॉसफी, अपने मन से हर एक ने दी हुई है. हमारी एसएम की बुक के अंदर में ये, बिकॉज देखो आंसर राइट रॉन्ग से लेन देन नहीं, ICAI से लेन देन है. सो द वर्ड स्ट्रैटेजी, इट्स अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू टेक द पोजीशन इन द मार्केट, टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशन. हमें पोजीशन लेना क्यों है? हमें मार्केट में एक ऑपरेशन कंडक्ट करना है, टू सेटिस्फाई द कस्टमर एंड कंपीट सक्सेसफुली टू अचीव द गोल. अगर हम नेक्स्ट बात करें और क्या कवर होता है,
इट इज एसोसिएटेड विद अ यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन टू अचीव देम। हा वर्ड क्या दिख रहा है? यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन टू अचीव देम। वर्ड वापस से बोलो, यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन टू अचीव देम। यूनिफाइड डिजाइन मतलब समझना, हर बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी एक ही होगी क्या? आंसर इज नो। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, इनफैक्ट कई कंपीटिंग दुकान बिल्कुल आजू बाजू में होती है, कई कंपीटिंग बिजनेस बिल्कुल आजू बाजू में होते हैं, बस एक दीवार का फर्क होता है कई बार। तो आप समझ रहे हैं, बस एक दीवार का फर्क होता है कई बार। तो अब अंडरस्टैंड करना, भले ही दोनों सेम बिजनेस में हैं, भले ही दोनों सेम ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं, भले ही दोनों सेम कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं, फिर भी दोनों की स्ट्रैटेजी, दोनों का वे ऑफ डूइंग बिजनेस एंड दोनों का वे ऑफ डीलिंग विद द थिंग अलग होगा। एवरीबडी हैज इट्स ओन वे, हेंस इट्स अ यूनिफाइड। यूनिफाइड मतलब हर एक का अपना अलग। यूनिफाइड कैसा बेटा? हर एक का अपना अलग। वर्ड मिला तो डिक्शनरी में भी जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं डिक्शनरी में, मैं पहुंच गया। सर आम जिंदगी, मार्केट से डिक्शनरी लो, वर्ड समझो। मेंटोस जिंदगी, अपनी ही डिक्शनरी बना दो। सही है कि नहीं? लिखो वहां पे यूनिफाइड डिजाइन। यूनिफाइड डिजाइन मेरे भाई, यूनिफाइड मतलब a unique design created by organization. A unique design created by organization for themselves. A unique design created by organization for themselves. Done? So 1 2 3 मेरे साथ सभी लोग रिपीट करेंगे। It's a गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट। इट्स अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट। काय के लिए लिया जा रहा है? टू टेक द पोजीशन इन द मार्केट। क्यों? टू कंडक्ट द ऑपरेशन, सेटिस्फाई द कस्टमर एंड कंपीट सक्सेसफुली। इट्स एसोसिएटेड विथ यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन टू अचीव देम। सो हर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी अलग, उनको डील करने का तरीका अलग। अच्छा जी, पर सबसे इंपॉर्टेंटली किसी भी चीज से रिलेटेड स्ट्रैटेजी ये होती है, इट्स अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। स्ट्रैटेजी कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं बनाई जाती बेटे, ध्यान से सुन। शॉर्ट टर्म होते हैं ऑब्जेक्टिव, जब छोटे 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 ऑब्जेक्टिव पूरे करते हो तो बनते हैं मिशन, जब ओवरऑल मिशन कंप्लीट होता है तो बनता है विजन। हाँ, क्या बात बोली मैंने, वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। सुनो वापस से, क्या सबसे पहले छोटे छोटे पैकेट्स बनते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव। जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मिशन। जब मिशन कंप्लीट होता है तो उसे क्या बोलते हैं? विजन। समझ में आई बात? तो ऐसा एक बड़ा चक्र, उसमें एक बड़ा चक्र, उसमें एक छोटा सा चक्र। समझ में आया? सो इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। ये वर्ड आंसर में आना ही चाहिए। जब भी स्ट्रैटेजी पे क्वेश्चन आए, ये तीन वर्ड लिखने हैं, मतलब लिखने ही हैं। इन शॉर्ट इसे रट्टा कर लेना है, पर ये हो जाएगा। मैं रट्टा करवाऊंगा नहीं, ये हो जाएगा, 10 बार रिपीट होगा, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल इमेज, व्हाट इट वांट टू बी। इसे क्या कहते हैं? विजन। वेयर आई एम, वेयर आई वॉन्ट टू बी। तो विजन के अंदर में, ध्यान से सुनिए, स्ट्रैटेजी के अंदर में एक चीज होती है, वो क्या होता है? विजन, मुझे क्या करना है। दूसरा होता है मिशन। सर मिशन मतलब क्या होता है? तुम कौन सा पर्पस सॉल्व करने वाले हो, उसे हम कहते हैं मिशन। क्या कहते हैं बेटा? मिशन। करना क्यों है? व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन, मुझे करना क्यों है, यू आर एक्चुअली आस्किंग अ मिशन। मुझे करना क्यों है, मैं कौन सी प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व कर रहा हूं, इसे कहते हैं मिशन। और इस मिशन को अचीव करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव किए जाते हैं ना, उसे कहते हैं, जो स्टेप्स लिए जाते हैं उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। सो इट्स अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इमेज, व्हाट इट वांट टू बी, व्हाट इट वांट टू डू, वेयर इट वांट टू गो। दे आर आस्किंग 3 क्वेश्चन। जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ये स्ट्रैटेजी 3 बातें करेगी। कौन सी 3 बातें करेगी? व्हाट इट वांट टू बी, वेयर इट वांट टू डू, सॉरी, व्हाट इट वांट टू बी, what it want to do, where it want to go। सीधे शब्दों में बी डू गो, सीधे शब्दों में बी डू गो, वापस बी डू गो। ये 3 चीजें हर स्ट्रैटेजी बोलेगी मेरे भाई। बी what it want to be, do what it want to do, go where it want to go। उसको पहुंचना कहां है, क्योंकि ये हमें किस बारे में बता रही है बेटा? लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। सो अगर मैं आपसे कहूं स्ट्रैटेजी क्या होती है,
कल प्लान और स्ट्रैटेजी के बीच में मैंने आपको फर्क बताया था कि प्लान आपको यह बता के छोड़ देता है कि मेरे को करना क्या है, लेकिन स्ट्रैटेजी आपको उसके आगे की एक और बात बोलती है, अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी, व्हाट इट वांट टू बी, व्हाट इट वांट टू डू, ये नहीं हुआ तो क्या करना है, एंड वेयर इट वांट टू गो, अल्टीमेटली पहुंचना कहां है. यस और नो. सो स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट to take the position in the market, to conduct the business, satisfy the customer, compete successfully. It's associated with unified design and action to achieve them. It's a long range blueprint of organizational image as to what it want to be, where it want to go and what it want to do. क्लियर है मालिक? सो सीधे शब्दों में विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव जब आप तीनों मिला लो और इसे एक दिशा दे दो तो ये क्या बन जाता है, स्ट्रैटेजी. क्लियर है मालिक? प्लीज राइट डाउन. दो बातें, एक ये और एक ये. स्ट्रैटेजी जब भी लिखो ये दो बातें आंसर में आना चाहिए, मतलब आना ही चाहिए. It's a game plan of management to take the position in the market, to take the position in the market, to satisfy customer. क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी बनाई और कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं है, स्ट्रैटेजी कोई काम की नहीं है. तो पहला ऑपरेशन कंडक्ट करना, दूसरा कस्टमर सेटिस्फाई करना, तीसरा कंपीट सक्सेसफुली टू अचीव द गोल्स. It is associated with unified design and action to achieve them. Unified design and action to achieve them. It is the long range blueprint of organizational image as to what it want to be, what it want to do, where it want to go. Bidu, go. और तोड़. तो जब भी स्ट्रैटेजी वर्ड लिखेगा मेरे भाई पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट बिल्कुल नहीं भूलेगा. आंसर में ये आना चाहिए, मतलब आना ही चाहिए. डन सर. तो स्ट्रैटेजी वापस से, अब तक हमने दो चीजें पढ़ी आज के दिन. पहला, स्ट्रैटेजी का पुराना नाम क्या था, बिजनेस पॉलिसी. फिर स्ट्रैटेजी डिफाइन की गई है. स्ट्रैटेजी के मेजर दो डेफिनेशन के पॉइंट क्या है, इट्स अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू कंडक्ट इट्स position in the market and satisfy the customer. Second, it's a long range blueprint of organizational image as to what it want to be, what it want to do, where it want to go. फिर एक सवाल उठता है कि आखिर स्ट्रैटेजी के फीचर्स क्या क्या होंगे. अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स दोनों एक ही चीज है? से यस नहीं, क्या डिफरेंस है? मैं तो कहता हूं कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स दोनों एक ही है. जैसे मैंने आपसे पूछा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ये विषय अलग है कि तुमने आज तक दोनों का आंसर सेम लिख के आए हो, क्योंकि तुमने कभी इतना सोचा ही नहीं ना कि ये डिफरेंट भी हो सकता है लाइफ में.
कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स दोनों डिफरेंस रखते हैं। एक बात याद रखना, ये थियरी पेपर और थियरी पेपर में ये चीजें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है बेटा कैसा होना चाहिए, फीचर्स का मतलब होता है कैसा है। चलिए एक एक सवाल पूछता हूं। अब जैसे आप मोबाइल लेने जाते हो, तो क्या बोलते हो भैया। एक तो आधा प्रोडक्ट तो बस इसलिए बिक जाता है कि वो इतने प्यार से बोलते हैं भैया प्लीज, ये सुनो। और लड़के दिखा रहे, ये सुनो। सो अंडरस्टैंड फीचर्स। आप मोबाइल लेने जाते हो, आप क्या बोलते हो उसको, क्या दिखा, इसके कैरेक्टरिस्टिक दिखा है, इसके फीचर्स दिखा। फीचर्स क्यों बोलते, कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं बोलते? दिस इज द रीजन। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स कैसा होना चाहिए। जैसे अपने माँ बाप को लगता है अपन अपने अंदर के कैरेक्टरिस्टिक, पर हम उन्हें हमारे क्या दिखाते, फीचर्स। बस बिल्कुल यही डिफरेंस है एक सीधे शब्दों में। तो फीचर्स क्या है? अच्छा आप मुझे बताइए, क्या स्ट्रैटेजी परफेक्ट होती है, फ्लॉलेस होती है, ऑप्टिमल होती है? एक सवाल बहुत बार इंस्टीट्यूट ने पूछा है करेक्ट और इनकरेक्ट में एक सवाल पूछा है, वेदर स्ट्रैटेजी कैन बी फ्लॉलेस? आंसर इज नो। एक बात समझ के रखिएगा, आपने स्ट्रैटेजी बना ली, क्या ये कभी गलत नहीं हो सकती? क्या हो सकती है। फ्लॉलेस ऐसी कभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाती कभी ना बेटा। देश में कानून भी बनाए जाते हैं, पर उसमें लूप होल तो होते ही है ना। तो ऐसा कभी कुछ नहीं है कि हमेशा कोई भी चीज परफेक्ट ही बनेगी। इट कैन नेवर बी परफेक्ट। कोई इंसान सुधरा हुआ नहीं होता। इट कैन नेवर बी परफेक्ट। सबके राज सबको पता है बेटा, और कुछ राज ऐसे होते हैं वो अपने साथ लेके मर जाता है, कभी किसी को बताता नहीं। इट कैन नेवर बी परफेक्ट। जहां आपने बोला साला ये स्ट्रैटेजी तो मेरा तोड़ वर्क करेगा, ऐसा नहीं है रे, ऐसा नहीं है कि ये पूरा परफेक्ट वर्क करेगा, क्योंकि आपकी जितना सोच है आपने उतना ही सोचा। हो सकता है किसी का एक्सपीरियंस ज्यादा हो, वो इसका भी तोड़ निकाल सकता है। इट कैन नेवर बी फ्लॉलेस। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें कभी गलती ही नहीं होगी। फ्लॉ मतलब गलतियां हो सकती है उसके अंदर में भी। यस और नो। हो सकता है कि तुम 6 मैचेस लगातार जीते और सेमीफाइनल हार गए, ऐसा हो सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई स्ट्रैटेजी कभी परफेक्ट नहीं होती, सामने वाला काउंटर स्ट्रैटेजी बना के रखता है। एंड ऑप्टिमल मतलब जरूरी नहीं जो मेरे काम आया वो दूसरों के काम भी आएगा। अब ऐसा कई बार होता है, राइट? बच्चे आकर के मेरे पास पूछते हैं सर इसको कैसे पढ़ना। अब मैं क्या बताऊं यार कैसे पढ़ना? मैं जिस तरीके से पढ़ा था, अगर मैं वो तरीका तुम्हें बताऊंगा तो तुम कभी एक्सेप्ट ही नहीं करोगे उस तरीके को। जैसे अब हमारे टाइम पे इतना क्लासेस का नहीं था। हमारे टाइम पे क्लासेस जो होती थी वो सीधा फाइनल में होती थी। अंडरस्टैंड? हमारे क्लासेस जो होती थी वो सीधा फाइनल में होती थी। हमारे इधर ट्रेंड नहीं था सीपीटी में क्लास लगा, इंटर में क्लास लगा, सीधा हमारे यहाँ फाइनल में ही क्लास होती थी। और हमारे को ऐसा ऑप्शन नहीं थे पहले सिर्फ ग्रुप 1 दे फिर ग्रुप 2 दे। हमारे को जितने सीनियर मिलते थे सभी एक ही बात बोलते थे, दोनों ग्रुप देना है। तुम तो और लकी हो, एक पेपर एक दिन छुट्टी। हमारे साथ वो भी नहीं था, कंटिन्यूस पेपर थे हमारे टाइम पे। एक पेपर खत्म नहीं हुआ दूसरा पेपर। ऐसे में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, यू नो। अब ऐसा होता था जब क्लासेस नहीं होती थी तो हम लोग क्या करते थे, अब जैसे बुक पढ़ा, मेरे साथ कई बार होता है, मैं आपको एक आध बार मेरी बुक भी बताऊंगा। अब एक बार पढ़ा नहीं समझ में आ रहा, अब कोई क्लासेस तो थी नहीं, लाइब्रेरी नाम का कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि उसके बाजू जाके बैठ जाओ प्लीज बताना, ऐसा भी नहीं था। अब एक बार पढ़ा नहीं समझ में आ रहा, 2 बार पढ़ा नहीं समझ में आ रहा। व्हाट वी यूज्ड टू डू, मैंने मेरी कई बुक के अंदर में ऐसा किया, ऐसा पंजा रखने का, ऐसा पेन मारने का, ऐसा कुछ आता नहीं, पढ़ना नहीं। मेरी बुक इतने से इतनी हो जाती है। अभी अपने अपने तरीके। अब मैं मेरा तरीका बताऊंगा, ये मेरे पे वर्क कर गया, ये तुम पे वर्क करेगा क्या? मे और मे नॉट बी। सो ये जरूरी नहीं हर एक के लिए ऑप्टिमली हो। सो पहली चीज क्या स्ट्रैटेजी। अब देखो ये क्वेश्चन आपको कैसे पूछेंगे, करेक्ट इनकरेक्ट बोल के पूछेंगे, ट्रू फॉल्स बोल करके पूछेंगे। आपको बताया जाएगा स्ट्रैटेजी कैन बी परफेक्ट, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स जरूरी नहीं है हमेशा हो ही। सो लिखते जाए साथ में। फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी क्या है? पहला स्ट्रैटेजी का फीचर होता है स्ट्रैटेजी कभी जरूरी नहीं वो परफेक्ट ही हो, फ्लॉलेस ही हो, ऑप्टिमल ही हो, ये बदलती रहती है, हर एक के लिए डिफरेंट होती है। दूसरा, क्या आपने स्ट्रैटेजी बनानी तो आपको मैनेजमेंट की जरूरत नहीं? गलत बेटा, स्ट्रैटेजी तो तुमने सिर्फ एक इमेज रखी है, मैनेजमेंट लगेगा ना उसे कंप्लीट करने के लिए।
इमेज को कंप्लीट करने के लिए पीपल लगेंगे जो उस इमेज को कंप्लीट करें। हेंस एक और सवाल जो आपसे पूछा जाता है, स्ट्रैटेजी का क्या सब्स्टिट्यूट है साउंड मैनेजमेंट के लिए? नहीं। आपने स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाई, पर अगर आपका मैनेजमेंट ही सही नहीं है तो आप टोटली डिस्ट्रॉय होने जा रहे हैं। कल ही हमने इसके ऊपर एक केस लिया था, केस तो याद ही होगा आपको। केस क्या था? पहला ही केस किंगफिशर। वैसे मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छी केस स्टडी लेके आया हूं। केस स्टडी है बिस्लरी। कभी सुना है ये नाम? नहीं सुना होगा तुमने तो। बट मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, जितनी केस स्टडी तुम मेरे साथ इधर पढ़ोगे ना उतनी कहीं नहीं पॉसिबल है। सुनना जरा। एक और शब्द, स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट टू साउंड मैनेजमेंट। आपने स्ट्रैटेजी बना ली, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं, आपको लोग लगेंगे उसे कंप्लीट करने के लिए। यस और नो? जैसे कि बिस्लरी ने स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हो पाई क्योंकि उसके पास साउंड मैनेजमेंट नहीं था। जब उसके पास साउंड मैनेजमेंट आया तब जाके वो हिट हुई। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आर यू अवेयर व्हाट इज बिस्लरी? मिनरल वाटर, ठीक है। और क्या करता है बिस्लरी? बिस्लरी कौन सी कंपनी है? टू योर सरप्राइज, बिस्लरी इज अ पार्ले कंपनी। पार्ले ये भी बना था? फिर पानी में कभी पार्ले जी डुबा के खाओ, क्या टेस्टी लगता है बॉस। वो कॉम्बिनेशन ही इसलिए बनाया गया है। तुमने कभी खाया है क्या भाई? अरे भास, चाय के साथ इतना टेस्टी नहीं लगता जितना पानी के साथ लगता है। कभी ट्राई करना। माइट भी ऐसा हो सकता है किसी को समझ में नहीं आया ऐसा कैसा। बेटा हम पुणे वाले हैं, हमारे को पोहा विद सांबर टेस्टी लगता। इडली विद सांबर नहीं, इडली विद चटनी, पोहा विद सांबर, समोसा विद सांबर। यस और नो? तो अंडरस्टैंड, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी अ सब्स्टिट्यूट टू साउंड मैनेजमेंट। बिस्लरी ने यही किया था और आज हमारे पास थोड़ी ही देर में आने वाला है बिस्लरी का केस स्टडी। मैं आपको बताऊंगा कैसे एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो पर मैनेजमेंट ना हो तो ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट होती नहीं। हेंस एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, इज स्ट्रैटेजी अ सब्स्टिट्यूट टू साउंड मैनेजमेंट? नो। नाउ द थर्ड पॉइंट, इट इज क्रिएटेड फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा प्लान्स बनते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा स्ट्रैटेजी ही बनती है। फोर्थ पॉइंट, strategy is not the consequence of planning but the opposite, it's a starting point। कभी भी प्लानिंग करने के बाद स्ट्रैटेजी नहीं बनती, स्ट्रैटेजी बनाने के बाद प्लानिंग स्टार्ट होती है। क्योंकि आप पहले एक इमेज देखते हो और उस इमेज के बाद उसकी प्लानिंग होती है। छोटा सा एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल रे। पहले किसी भी मूवी का टीजर देखा जाता है, ट्रेलर देखा जाता है और फिर डिसाइड किया जाता है जाना है या नहीं। यू फर्स्ट सी द इमेज देन यू गो। जब तुम्हें दिखा ना एक बुलेट का एक्सीडेंट, उस पे आड़ी टेढ़ी चीजें हो रही थी इसलिए, एंड देन यू डिसाइडेड कि नहीं कबीर सिंह जाना है। समझ में आई ना बात? तो यू फर्स्ट सॉ द ट्रेलर एंड ट्रेलर देख के भाई पहला दिन पहला शो अपन जाएगा, और बाहर निकलने के बाद 2 बटन खुले हुए, हाथ में सिगरेट नहीं रे, वो क्या था, वो क्या था रे, उसको वो फूकता रहता ना, क्या अगरबत्ती नहीं, वीड। सो इसी पॉइंट से एक बात याद रखिए, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के बाद कभी भी स्ट्रैटेजी नहीं आती, स्ट्रैटेजी के बाद कभी भी क्या बनता है? प्लान। राइट? एग्जाम्पल लिखना है तो लिख सकते हो, फर्स्ट टीजर देन मूवी। या आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल समझने के लिए कि कभी भी पहले आप टीजर देख लेते हो और फिर मूवी के लिए जाते हो। एक और चीज, स्ट्रैटेजी इज समथिंग दैट हैज टू डू विथ वार एंड द वे टू विन द ओवर द एनिमी। आपको ये तो पता ही था, ये कहां से आया था? आर्मी रूल। स्ट्रैटेजी, ये वर्ड आर्मी सबसे ज्यादा यूज करती थी। हेंस स्ट्रैटेजी इज समथिंग दैट हैज टू डू विथ वार एंड वेज टू विन ओवर एनिमी। धंधा कई लोग कर रहे हैं, ये लोग आपके दोस्त भी हो सकते हैं। टू विन ओवर एनिमी is the game। वैसे जो ये धीरे धीरे हंस रहे हैं ना समझ के, बहुत मारूंगा बेटा मैं। स्ट्रैटेजी that has to be
फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। अब आप ये पूछेंगे, अच्छा वहां पे प्रैग्मेटिक लिखा है, समझ लेना। अरे हद नालायक लोग यहां बैठे हैं, आप समझे। तुम लोग को है ना, ये शायद अकाउंट्स के टीचर ने बिगाड़ा है। हाँ, फर्स्ट ग्रुप वाले टीचर ने बिगाड़ा ना। हाँ, लॉ के टीचर होते ही ऐसे। सुनो, स्ट्रैटेजी शुड बी फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। पहली बात समझना, स्ट्रैटेजी शुड बी फ्लेक्सिबल। एक मिनट, फ्लेक्सिबल मतलब जो कभी भी चेंज हो सके। यही बात तो हमें प्लान से अलग करती थी, याद करो। प्लान स्टैटिक होता था, स्ट्रैटेजी डायनामिक होती थी। जहां एनवायरमेंट चेंज हुए वहां हम फ्लेक्सिबल होके बदल गए, राइट। मैं इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए, जब तक कि आपके ना मम्मी पापा के पास मोबाइल नहीं था, तब तक के दे यूज्ड टू स्कोल्ड यू ऑल द टाइम्स, ये क्या दिन भर मोबाइल के अंदर में घुसे रहते हो। आज जब फोन उनके पास आ गया, यही चतुराई, यही वर्ड, वो दिन भर घुसे रहते, मम्मी खाना तो दे दो, एंड योर मम्मी भी लाइक, रुक टिकटॉक बना रही हूं। ना साला, मैं तो ये सोचता कभी कभी, मां कसम अपनी फ्यूचर जनरेशन कैसी होंगी रे। फ्यूचर जनरेशन को अपन अगर बोलेंगे, जब मैं तेरी उम्र में था ना तो मैं ये किया करता था, साला बच्चा आके बोलेगा। मेरे को तो कभी कभी लगता स्वास्थ्य की बोलेगा मेरे को, रहने दो मैंने तुम्हारा टिकटॉक देखा है। तो ये मत बताओ क्या करते थे। सो दैट हैज टू बी फ्लेक्सिबल। देखिए, समय अगर बदला तो आपको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है, और जो नहीं बदला वो टूट गया। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं तो है नोकिया वॉज नॉट फ्लेक्सिबल। नोकिया फ्लेक्सिबल ही नहीं रहा। तो आइए मैं आपकी जिंदगी का दूसरा केस स्टडी देने जा रहा हूं, और दूसरा केस स्टडी है नोकिया। अंडरस्टैंड फॉल ऑफ नोकिया। मैं आज सिर्फ नोकिया के बारे में बात करूंगा, सैमसंग की किसी और दिन बात करूंगा। पहली बात, नोकिया ये क्या था, नोकिया क्या है। अगर मैं डीप एनालिसिस करने जाऊं तो नोकिया एक्चुअली एक शहर का नाम है। हाँ, नोकिया एक शहर का नाम है, राइट। नोकिया ये सबसे पहले फोन नहीं बनाता था। इन्होंने ट्रांसमीटर्स सबसे पहले बनाए थे जो आर्मी के अंदर में यूज होते थे, लेकिन वो ट्रांसमीटर्स बहुत ज्यादा वर्क नहीं करते थे बिकॉज ऑफ देयर बल्क साइज। नोकिया ने इसे रिड्यूस किया और 5 kgs का बनाया। अगेन दैट वाज एक्सेप्टेबल बाय आर्मी, नॉट द लोकल पीपल। फिर इसे 1 किलो पे लेकर के आया, साइज रिड्यूस करके। अगेन दैट वाज नॉट अ हिट। फिर इसे 750 ग्राम पे लेकर के आया गया, एंड ओवरऑल इसका साइज रिड्यूस किया गया 450 ग्राम्स पे, और 450 ग्राम्स पे इसने पहली बार हिट किया। जब नोकिया ने यह प्रोडक्ट बनाया, नोकिया ने सबसे पहले इस प्रोडक्ट को अमेरिका के अंदर में बेचा, यूएसए के अंदर में बेचा, जहां पे कई लोगों ने बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी इसे अडॉप्ट तो कर लिया। नोकिया जब अमेरिका और यूरोपियन देशों में फैलने लगा, क्योंकि इसका साइज अब कॉम्पैक्ट हो चुका था, कम्युनिकेशन डिवाइस बन चुका था, और ये बहुत ज्यादा सेल्स कर रहा था, नोकिया के पास अनएक्सपेक्टेड सेल्स ग्रोथ आने लग गई। वो प्लान करते 1000 मोबाइल बनाने का, इनके पास 5000 के ऑर्डर आते। वो प्लान करते 5000 बनाने का, इनके पास 10,000 के ऑर्डर आते। ये बहुत तेजी से फैल रहा था, और नोकिया के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जब नोकिया का सेल्स ग्रो हो रहा था, नोकिया ने क्या किया, नोकिया ने फोकस किया कि बॉस मैं अलग अलग जगह अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाऊं। नोकिया ने अलग अलग जगह अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने चालू कर दिए, और उसने हर उस जगह पे जहां पे मैक्सिमम सेल्स आता था वहां पे अपने यूनिट लगा दिए, और यूनिट के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। नोकिया के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था, नोकिया ने हमेशा हार्डवेयर पे फोकस किया, सॉफ्टवेयर पे फोकस ही नहीं किया। मतलब आप देखिए, उनके फोन इतने जबरदस्त हार्डवेयर से थे कि आप उन्हें फेंको, नोकिया के ही फोन एक ऐसे फोन थे जिसको कैसा भी फेंके तो भी चालू होता। वो वाले फोन जिसमें वो स्नेक वाला गेम आता था, कैसा भी फेंक उसको, कैसा भी रफ टफ यूज कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने हमेशा हार्डवेयर, लोगों को बताते थे भाई हमारा हार्डवेयर बहुत बेहतर है, हमारा हार्डवेयर बहुत बेहतर है, कैसा भी यूज करो, रफ एंड टफ यूज करो। लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन वो ये नहीं देख पाए कि पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड सॉफ्टवेयर एंड नॉट हार्डवेयर। एंड्रॉइड उनके पास आया, अलग लेवल पे थे भाई साहब, नोकिया अलग लेवल पे था। अलग अलग कंट्रीज के अंदर में जितना बनाते उससे ज्यादा की बिक्री की डिमांड आ जाती, अलग लेवल पे था। एंड्रॉइड आया, गूगल एंड्रॉइड आया, आकर के बोलता है बॉस तुम्हारे इस हार्डवेयर के अंदर में हमारा सॉफ्टवेयर चलाओ, दोनों मिलके वर्क करते हैं। नोकिया ने बोला नहीं, हमारा हार्डवेयर वर्क है, हमारे को सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। उन्होंने दे रिजेक्टेड एंड्रॉइड।
दे रिजेक्टेड एंड्रॉइड। इसी टाइम पे सैमसंग था जिसने उस एंड्रॉइड को अडॉप्ट कर लिया, बोला मोबाइल के अंदर में होना हो सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सही होने चाहिए। नोकिया के साथ प्रॉब्लम यह था कि नोकिया ने कभी भी सॉफ्टवेयर पे ध्यान ही नहीं दिया। जब मार्केट धीरे धीरे सैमसंग कैप्चर करने लगा क्योंकि लोगों को एप्लीकेशंस यूज करने मिल गए, वही टाइम था एक शिफ्ट का, लोग हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो रहे थे बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस। जैसे जैसे नोकिया नीचे जाते जा रहा था वैसे वैसे सैमसंग ऊपर आते जा रहा था, क्योंकि गूगल एंड्रॉइड के साथ मिलके फ्री एप्लीकेशन बेच दिए जा रहा था। फ्री एप्लीकेशन आज भी आप देखिए, आप सैमसंग मोबाइल्स इसीलिए लेते हैं क्योंकि इसके जो अंदर एप्लीकेशन है ये फ्री हैं। आप कोई भी ऐप प्ले स्टोर पे जाके दन से डाउनलोड कर देते हो, ये फ्री होने का कारण था गूगल। उन्होंने दन 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 मारना शुरू किया और सैमसंग ने अपना हार्डवेयर अलग अलग हार्डवेयर के साथ इन सॉफ्टवेयर को जोड़ना शुरू कर दिया। नोकिया यहां अटक गया क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाया। सर फ्लेक्सिबल क्यों नहीं हो पाया? याद करो नोकिया ने क्या किया था, अलग अलग जगह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दिए थे। जब उसने अलग अलग जगह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दिए तो उसका मैन्युफैक्चरिंग और फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गया। जब फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गया तो नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगी। नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगी और यहां वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाया। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी उनकी कि हम मार्केट में बेचेंगे, बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आएंगे, लो कॉस्ट में बेस्ट प्रोडक्ट देंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी थी पर स्ट्रैटेजी कैसी नहीं थी, फ्लेक्सिबल नहीं थी। जहां स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल नहीं हुई, कॉस्ट हाई हो गई और सेल्स रिड्यूस हो गया। सैमसंग यहां पे मल्टीफोल्ड आगे बढ़ गया। तब जाके इनको याद आया, नहीं यार दुनिया बदल रही है, लोग हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ये लोग भागे। अब एंड्रॉइड वाला इनके साथ आने को तैयार नहीं था। जब ये एंड्रॉइड लेने जा रहे थे तब वापस से इनके दिमाग में एक और पॉइंट आया। ध्यान से सुनना, देखो किस्मत बदलनी होती है तो कैसे बदलती है, जबरदस्त तरीके से बदलती है। जब ये लोग लेने जा रहे थे एंड्रॉइड कि चल यार अब हम तेरे साथ वर्क करने को रेडी है, एंड्रॉइड ऑल्सो कि चल ठीक है अब मैं दे देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब इसके प्रमोटर्स को लगा कि यार अगर हम भी एंड्रॉइड ले लेंगे तो ये अलग क्या होगा, हम भी एंड्रॉइड पे अगर आ गए तो अलग क्या होगा। उसने क्या किया मालूम है, वो एंड्रॉइड लेने जा रहा था, गाड़ी टर्न करके भाग गया विंडोज लेने के लिए। विंडोज कभी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में हिट रहा ही नहीं है। विंडोज कभी हिट नहीं हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर में। उसने ले लिया विंडोज। ये एक और बड़ा ब्लंडर था विंडो के लिए भी और नोकिया के लिए भी। नोकिया ने जैसी विंडोज चलाया लोगों को समझ ही नहीं आया। कुछ लोग जो नोकिया यूजर थे वो भी कहां शिफ्ट हो गए, सैमसंग पे शिफ्ट हो गए। एंड अल्टीमेटली प्रैग्मैटिक, अगर तुम ओल्ड सोच के साथ ही चलते रहोगे, पहला फ्लेक्सिबल, दूसरा प्रैग्मैटिक, अगर तुम ओल्ड सोच के साथ ही चलोगे, भाई साहब ट्रेंड में चलना पड़ता है। आप नए बच्चे हैं, आपको नए तरीके से समझाता हूं। टिकटॉक पे जो गाना फेमस है ना बेटा, उस पे बनाओ, हिट ज्यादा मिलेंगे। तो जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के साथ अगर नहीं चलोगे, ओल्ड सोच के साथ पड़े रहोगे, तुम वहीं पड़े रहोगे। मैं एक बहुत अच्छी बात कहता हूं, किसी ने कही थी, जरा सुनना। समय सच में बदल गया है। पहले ब्लैक बोर्ड था, व्हाइट चौक था, फिर व्हाइट बोर्ड और ब्लैक पेन होने लग गया, और अब बोर्ड ही नहीं है, और अब बोर्ड ही नहीं है। तो समय बदल गया है, और जो नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट नहीं हो रहा, दैट्स एन ओल्ड स्कूल। कोई बात नहीं बेटा, बैठे रहो तुम, नई टेक्नोलॉजी ही। बॉस, टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल रूल है, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं हो तो टेक्नोलॉजी आपको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। टेक्नोलॉजी स्पीड है, ये समझ के चलना बॉस। सो इसी के लिए स्ट्रैटेजी हमेशा कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मैटिक। फ्लेक्सिबल प्रैग्मैटिक नई सोच के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, स्पीड में आगे बढ़ना पड़ेगा। आप नहीं हो तो वो आपको छोड़ के डेफिनेटली आगे जाने ही वाला है। इज दैट डन? चलो 1 2 3 फीचर्स क्या है। स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस, ऑप्टिमल। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं लूप होल होगा ही। टाइटैनिक कितना भी अच्छा बनाया पर डूबा तो सही, यस और नो। दूसरा, स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट टू साउंड मैनेजमेंट। आपने स्ट्रैटेजी अच्छी बना ली लेकिन ये साउंड मैनेजमेंट को सब्सटीट्यूट नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म। स्ट्रैटेजी इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लानिंग बट अपोजिट, इट्स अ स्टार्ट पॉइंट ऑफ प्लानिंग। पहले टीजर देखेंगे फिर मूवी जाते हैं। स्ट्रैटेजी इज समथिंग दैट हैज टू डू विथ वॉर, एंड स्ट्रैटेजी दैट इज फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मैटिक। स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए बेटा, फ्लेक्सिबल और
pragmatic. Strategy is not a bundle of tricks and magics. ये भी कई बार पूछा गया है. Understand? ये भी कई बार पूछा गया है. Strategy is bundle of magics and tricks. Answer is no. Strategy is not a bundle of magic and trick. जरा समझिएगा. आपने स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बना दी, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बना दी, पर ये कोई गारंटी है क्या कि सक्सेस अचीव होगी ही नहीं. ये कोई गारंटी नहीं है कि तुमने स्ट्रैटेजी अच्छी बना दी, फ्लॉलेस बना दी, फ्लेक्सिबल बना दी, तो भी वो सक्सेसफुल रहेगी ही. गलत. मार्केट एनवायरमेंट अगर चेंज हो गया तो भी वो बदल सकती है. इट्स नॉट अ बंडल ऑफ ट्रिक्स एंड मैजिक्स. इट्स नॉट अ बंडल ऑफ ट्रिक्स एंड मैजिक्स. आइए, तो समझदार व्यक्ति ये क्वेश्चन करीब 6 बार ICAI पूछ चुका है. स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होनी चाहिए या रिएक्टिव होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी शुड बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव. चैप्टर नंबर 1 का सबसे फेमस क्वेश्चन है. स्ट्रैटेजी शुड बी प्रोएक्टिव और स्ट्रैटेजी शुड बी रिएक्टिव. राइट? गिव द नेक्स्ट हेडिंग. स्ट्रैटेजी शुड बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव. समझियो बेटा, स्ट्रैटेजी शुड बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव. स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होनी चाहिए या रिएक्टिव होनी चाहिए? पहली बात तो प्रोएक्टिव का मतलब समझाओ. सर मैं तो एवरेज बच्चा हूं, मेरे को क्या मालूम प्रोएक्टिव मतलब होता क्या है? प्रोएक्टिव मतलब पहले से ही सतर्क रहें, पहले से ही सावधान रहें. ये सुनो, जैसा क्राइम पेट्रोल अपने को सिखाता है, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क रहो. क्राइम पेट्रोल हमको ये सिखाता है ना, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क रहो. तुम अपनी लाश लेके बाहर मत घूमो. सही है कि नहीं? सो स्ट्रैटेजी शुड बी प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव मतलब पहले ही कर देना, चीजें होने से पहले कर देना. दैट इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव. डैड इज ऑलवेज प्रोएक्टिव. रिएक्टिव मम्मी. कुछ भी कांड पीट के आओ, उसके बाद मम्मी का ना भाई रिएक्शन देखना लाइफ में. ऐसे रिएक्शन देगी ना. मैं आपको इसके ऊपर एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ. 2 मिनट के लिए सब्जेक्ट सेट किया. आपको अगर कहीं बाहर जाना है और ऐसी जगह जाना है जहां पे आप पप्पा की डायरेक्ट परमिशन नहीं ले सकते, यू विल आस्क योर मॉम. इमेजिन ना, यू विल आस्क योर मॉम. मॉम बोलोगे पप्पा को आप प्लीज पहले ही बता देना, मैं पप्पा से बात नहीं कर रहा. मम्मी हाँ तो टेंशन मत ले, टेंशन मत ले. आप उस दिन टिप टॉप तैयार हुए, रेडी हुए, ठीक है, रेडी होके जैसे ही बस जूते पहनने ही वाले होंगे, पप्पा तो कहीं बाहर जा रहा है क्या? तुम सबसे पहले किसको देखोगे? मम्मी. एंड यू आर लाइक, अच्छा हाँ मैं तो बताना ही भूल गई. बॉस, ये जो रिएक्शन वाले पॉइंट होते हैं ना अपने मम्मी, आप सभी लोगों ने एक बार तो भी ये देखा होगा कि साला ऐसा कुछ करने जा ही रहे हो, मम्मी ने बताया ही नहीं होता. एंड पापा वाज लाइक नहीं जाना. प्लीज. सो प्रोएक्टिव पहले से तैयारी. रिएक्टिव कई बार आप गेम नहीं खेलते, सामने वाला खेलता है, एंड यू हैव टू सिट एंड वॉच कि हो क्या रहा है. डिक्शनरी में जाओ. प्रोएक्टिव, write down. Proactive, steps taken ahead of others. Step taken ahead of others. Done. Step taken ahead of other is always called as proactive. Reactive. Steps taken after the incidents.
बॉस, फायर एक्सटिंग्विशर लगाना ऑर्गेनाइजेशन में इट्स अ प्रोएक्टिव मेजर, बराबर है। आग लग जाए फायर ब्रिगेड वाले को बुलाना इट्स अ रिएक्टिव मेजर। तो अब मुझे बताइए स्ट्रैटेजी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कैसी होनी चाहिए? प्रोएक्टिव होनी चाहिए, रिएक्टिव होनी चाहिए, या मिक्स होना चाहिए? क्यों मिक्स? भाई प्रोएक्टिव रहो बेटा, आप कितना भी प्रोएक्टिव रहे एनवायरनमेंट बदल सकता है। सो कहना इसे, अगर दिल को सही लगे तो इस बात पे हाँ कहना, स्ट्रैटेजी इज अ ब्लेंड। ब्लेंड मतलब मिक्सचर। स्ट्रैटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। ये प्रोएक्टिव भी होता है, रिएक्टिव भी होता है। प्रोएक्टिव कहां कहां? दो जगह, ध्यान से सुनना। प्रोएक्टिव कहां कहां? दो जगह, चेक आउट। प्रोएक्टिव दो जगह होता है बेटा, प्रोएक्टिव दो जगह होता है। ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर टू इंप्रूव द कंपनी मार्केट पोजीशन एंड इंप्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन। हम दो जगह प्रोएक्टिव मांगते हैं। पहला, आपकी मार्केट पोजीशन इंप्रूव करने के लिए आपको स्टेप लेना है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करने के लिए आपको स्टेप लेना है। तो प्रोएक्टिव हमें दो जगह रहना है। एवरीबॉडी प्रोएक्टिव कितनी जगह रहना है? दो, इंप्रूव मार्केट पोजीशन एंड इंप्रूव फाइनेंशियल पोजीशन। रिएक्टिव हमें कहां रहना है? रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स। ऐसी कई चीजें होती जो हमें पता नहीं और मार्केट में हो रही होती है, यस और नो। रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस, इन दो चीज के लिए हमारा रिएक्टिव होना चाहिए। अगेन स्टार्ट। स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? इट शुड बी अ ब्लेंड। ये वर्ड आंसर में आना ही चाहिए। इट शुड बी अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव दो जगह, इंप्रूव मार्केट कंडीशन, इंप्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। रिएक्टिव दो जगह, मार्केट डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस। क्लियर है? गिव द हेडिंग। स्ट्रैटेजी शुड बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। स्ट्रैटेजी शुड बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। It should be a blend, mixture. It should be a mixture of proactive, बोलो मेरे बेटा, प्रोएक्टिव कब कब? ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है आईसीएआई का चैप्टर नंबर 1 पे। डन। रिएक्टिव कब कब? टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस। अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस। डन। और एक और बात बेटा, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज अ प्लान स्ट्रैटेजी, वेयर इज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी इज एन एडॉप्टिव स्ट्रैटेजी। ये बनेगा एमसीक्यू, ये बनेगा एमसीक्यू। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज प्लान्ड, वेयर एज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी इज अडेप्टिव स्ट्रैटेजी। ये बनेगा इसमें का एमसीक्यू। प्रोएक्टिव आप प्लान करते हो,
एवरीवन डन? ये बनेगा एमसीक्यू। क्या बनेगा बेटा एमसीक्यू? प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी हमेशा कैसी स्ट्रैटेजी होती है बेटा? प्लान, सोची समझी। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी हमेशा रिएक्शन देने वाली होती है, कुछ कांड होने के बाद। Is that done? चलो, now it's time for Bisleri. You might have seen this. अब तक तीसरी केस स्टडी है साहब, ये दूसरे ही दिन के अंदर तीसरी केस स्टडी। पहली कौन सी थी? किंगफिशर। दूसरी कौन सी थी? एक रिक्वेस्ट है यार, सब लोग प्लीज लिख के रखो ना यार कहीं तो भी, मैं देखना चाहता हूं कि ओरिजिनली कितनी हो। चौथी है? अच्छा हाँ, टेस्ला भी था ना। ओ यस, दिस शुड बी फोर्थ। एक जन कोई भी बस लिख के रखो, टेस्ला, किंगफिशर, नोकिया एंड बिस्लेरी। आइए मैं आपको बिस्लेरी का सक्सेस स्टोरी बताता हूं कि कैसे स्ट्रैटेजी है, पर ये जितने वर्ड हमने स्ट्रैटेजी में पढ़े उन सबको एक एक करके बताता हूं। स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी फ्लॉलेस। बिस्लेरी, क्या आपको पता है बिस्लेरी एक सरनेम है? यस, बिस्लेरी इज अ सरनेम जिसको फाउंड किया था सिग्नर बिस्लेरी ने। बिस्लेरी इज एक्चुअली अ सरनेम। आज जाना और अपने दोस्त को भी पूछना, बता बिस्लेरी क्या है, नहीं बता पाएगा, उसको तुमने बताना बेटा बिस्लेरी एक सरनेम है। इसे फाउंड किया गया था। इट्स नॉट एन इंडियन प्रोडक्ट। बिस्लेरी इज एक्चुअली अ पैक्ड बॉटल कॉन्सेप्ट जिसको फर्स्ट टाइम इटली में निकाला गया था, राइट? अब जरा समझिए, इटली से ये प्रोडक्ट इंडिया कैसे आया। इटली से ये प्रोडक्ट इंडिया आने के पीछे एक व्यक्ति का हाथ है जिसको कहा जाता है खुसरो फैमिली। खुसरो फैमिली मुंबई की एक बहुत बड़ी फैमिली है लॉयर्स की, जो अब भी चल रही है, जनरेशन से लॉयर्स है, राइट? जनरेशन से लॉयर्स वाली फैमिली चल रही है खुसरो फैमिली। इनमें मिस्टर खुसरो जो है, राइट, मिस्टर खुसरो जो है, इन ये कई मल्टीफोल्ड चीजों में थे। ये टेनिस प्लेयर भी थे, ये म्यूजिक्स में भी थे, और आज भी इनका नाम चल रहा है। ये म्यूजिक्स में भी थे, ये बिजनेस में भी थे। तो जब ये अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर रहे थे, वन ऑफ द फ्रेंड रोसिस हु वाज फ्रॉम इटली, वन ऑफ द फ्रेंड रोसिस हु वाज फ्रॉम इटली आस्क्ड हिम कि बॉस हमारा जो एक बिजनेस है, व्हाई डोंट वी स्टार्ट इट इन इंडिया, व्हाई डोंट वी स्टार्ट इट इन इंडिया। तो बात बस वही हुई, दो दोस्त मिले और दो दोस्तों के साथ बिजनेस की बात शुरू हुई। सिंस खुसरो वॉज फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, राइट, ऑलरेडी लॉयर्स थे, उनने ये रिस्क लेने से सोचा नहीं, एंड अल्टीमेटली कुछ पैसों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया। पहली बॉटल बनाई गई इन द ईयर 1965। इस बॉटल को जब बनाया उस टाइम पे मुंबई के अंदर में पानी की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। एट द सेम टाइम मुंबई में पानी एक लग्जरी आइटम भी माना जाता था, क्योंकि जो पानी नल से आता था जनरली, हम बात कर रहे हैं 1965 की, यस और नो, उस टाइम के अंदर में पानी इतना बेहतर नहीं था, कॉर्पोरेशन से इतना पानी साफ नहीं आता था, और पानी खरीदना ये एज अ लग्जरी आइटम हुआ करता था। आपको जान के बहुत खुशी होगी, बिस्लरी ने अपना पहला बॉटल 1 रुपए में बेचा था। दैट वॉज ऑल्सो फ्लॉप, दैट वॉज ऑल्सो फ्लॉप। तो जरा समझिएगा, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, राइट, 1965 के अंदर में बॉटल बेची। उस टाइम मुंबई की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लग्जरी प्रोडक्ट था। जब रोसिस ने खुसरो को कहा कि ये प्रोडक्ट इंडिया में बेचेंगे, खुसरो वाज ऑन द क्वेश्चनेबल पार्ट कि इंडिया में इसे खरीदेगा कौन, मतलब लोगों को यहां पानी फ्री की आदत है, बॉटल कौन खरीदेगा। जब इन्होंने पहली बार बॉटल निकाली, ये बॉटल बुरी तरीके से पिटी, मतलब लोगों ने इसे बाय ही नहीं किया। 1 रुपए की बॉटल वो भी नहीं बिकी, इसे लग्जरी आइटम माना गया। सवाल उठे कि अब क्या किया जाए, स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाई जाए। इन्होंने इसमें दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसमें का कंटेंट चेंज किया। अब सिर्फ पानी नहीं, इसमें सोडियम और पोटेशियम मिलाया, कुछ मिनरल्स ऐड किए और इसे एक बेहतर पानी बनाया। कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की कि ये तो केमिकल वाला पानी है, कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की, लेकिन जिन्हें थोड़ा सा भी साइंस समझता था वो ये समझते थे कि बॉस पानी खराब ना हो और पानी के मिनरल्स एडेड ही रहें, इसके लिए सोडियम और पोटेशियम मिलाया और इसे बेचा गया। सोडियम पोटेशियम मिलाने के बावजूद भी इसकी कीमत 1 रुपए ही रखी गई।
ताकि लोगों को बहुत ज्यादा कॉस्ट ना पड़े बेहतर पानी की। उस टाइम के जो अमीर लोग थे उन्होंने अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए इस प्रोडक्ट को बाय करना शुरू किया, लेकिन तब तक भी ये ज्यादा लोगों तक ना पहुंच पाया, तब तक भी ये ज्यादा लोगों तक ना पहुंच पाया। इन्होंने फिर अपनी स्ट्रैटेजी बदली। बिस्लरी के साथ सबसे अच्छी बात यह थी कि ये प्रैग्मेटिक नहीं थे, ये प्रैग्मेटिक नहीं थे, पर एट द सेम टाइम ये फ्लेक्सिबल भी नहीं थे। इन्होंने इस प्रोडक्ट को सबसे पहले होटल्स में बेचना शुरू किया। कहां बेचना शुरू किया? होटल्स में। इन्होंने बोला कि बॉस जब आप होटल्स में बेचोगे, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां पे लोग खाना खाने के लिए अगर स्पेंड कर सकते हैं तो 1 रुपए के पानी के लिए भी ये लोग स्पेंड करेंगे। इन लोगों ने क्या किया, इसे होटल में बेचना शुरू किया और बड़ी बड़ी होटल्स को टारगेट करने लग गए। जब बड़ी बड़ी होटल्स को टारगेट करने लग गए तब इन्होंने देखा कि वो होटल इसे एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन जिस पेज पे ये लोग बिजनेस चाहते थे उस पेज पे ये बिजनेस हो नहीं पाया। अल्टीमेटली ये अपना बिजनेस बेच के इटली शिफ्ट होने का प्लान करते हैं। अब इस बिजनेस को खरीदेगा कौन? इस बिजनेस को खरीदने के लिए पार्ले सामने आया। कौन सामने आया? पार्ले। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि पार्ले क्यों सामने आया? मतलब पार्ले इज अ कंपनी जो एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर में था और पानी। एक्चुअली पार्ले को 2 चीजों की जरूरत थी। उसको पानी की जरूरत तो थी ही, बेटर क्वालिटी ऑफ पानी, ताकि वो अपने जो प्रोडक्ट्स बना रहा है खाने पीने वाले वो उनको बेहतर क्वालिटी के साथ दे सके। एट द सेम टाइम उसे सोडा की जरूरत थी, बॉटल्ड सोडा की जरूरत थी। उसने बिस्लरी को कभी पानी बेचने के लिए उठाया ही नहीं था, उसने बिस्लरी को उठाया था सोडे के लिए। आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, बिस्लरी पानी के लिए नहीं सोडा के लिए फेमस है। जिंदगी में ऐसा भी है। हाँ, तुम्हें थोड़े दिनों बाद समझेगा जब तुम्हारा फ्रीक्वेंट जाना होगा। बिस्लरी सोडा के लिए नहीं, किसके लिए फेमस? पानी के लिए नहीं, सोडा के लिए फेमस है। समझेगा आपको जल्द ही, ज्यादा देर नहीं है। यहां के नालायक बच्चे कब लेके जा रहे सर? ये सुनो, वो सोडा रहता ना, वो काला खट्टा सोडा, मैंगो, ऑरेंज, वो बराबर। नाउ पार्ले ने जब सोडा के लिए इसे उठाया, इसका सोडा बहुत ज्यादा फेमस हुआ। ये सोडा देखो, पार्ले के पास प्रॉब्लम क्या थी पता है? जो बिस्लरी कंपनी के पास नहीं थी वो पार्ले के पास था, और वो था रीच। वो क्या था बेटा? रीच। पार्ले पहले ही अपने बिस्किट्स गांव गांव तक पहुंचा चुका था, तो उसके लिए कोई भी नया प्रोडक्ट वहां पहुंचाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और यहां उसने स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने बोला कि बॉस, होटलों में बेच के सिर्फ मतलब नहीं है, पानी ऐसी जगह बेचो जहां सबसे ज्यादा अच्छे पानी की जरूरत है। आपको बिलीव नहीं होगा सर, पार्ले ने सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी अपने लग्जरी को ना बना के आम आदमी को बनाया। पार्ले ने सिर्फ एक स्ट्रैटेजी चेंज करी, इसे होटल में ना बेच के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे बेचो, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पानी की, अच्छे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, प्यास सबसे ज्यादा लगती है। होटल वाला आरओ लगा देगा, पर यह चीज यहां अवेलेबल नहीं होती। तो पार्ले ने सिर्फ अपना कस्टमर बेस बदला, स्ट्रैटेजी चेंज्ड, फ्लेक्सिबल हुआ कि मैं इसे लग्जरी प्रोडक्ट ना बना के कॉमन प्रोडक्ट बनाऊंगा। उसने ऐसी जगह पानी अवेलेबल करवाया, उसने मेजर 4 रिसोर्स रखे। पहला, गांव, ऐसी जगह जहां पे अच्छा पानी नहीं मिलता, कॉरपोरेशन ना होने के कारण पानी साफ नहीं होता ज्यादा। दूसरा, उसने बस स्टेशंस या पब्लिक प्लेसेस को ढूंढा कि पब्लिक प्लेसेस आइडेंटिफाई करो और पब्लिक प्लेसेस पे अपने प्रोडक्ट रखो। तीसरा उसने रखा मेरे भाई, तीसरा उसने दिमाग लगाया कि इसको प्रोवाइड करो होटलों के अंदर में, वो तो चालू ही था। और चौथा भाई ने दिमाग लगाया कि इस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा के दो एट ऑल द शॉप्स, जहां होटल नहीं भी है वहां पानी की जगह पे पहुंचा के दो। ये स्ट्रैटेजी हो गई हिट। जितना सोडा फेमस हुआ उतना पानी फेमस हुआ, और इसे किया ब्रांड। इसे क्या कहा? ब्रांड। इसके ऊपर ह्यूज एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगाया। बिस्लरी इतना बड़ा बिजनेस बन गया कि पूरा पानी इंडस्ट्री 7,000 करोड़ का है। पूरा बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री 7,000 करोड़ का है, जिसका 65% बिस्लरी ओन करता है।
वापस 7,000 करोड़ का पूरा इंडस्ट्री है जिसका 65% बिस्लरी ओन करता है। तुम सिर्फ पार्ले खा के खुश हो, पार्ले पानी भी बेच के खुश है और बिस्किट भी बेच के खुश है। बिस्लरी अ सरनेम बिकेम ब्रांड। नाउ सवाल एक और आता था, यार बिस्लरी को बिस्लरी ही क्यों रखा गया, इसे पार्ले नाम क्यों नहीं दिया गया। ये क्वेश्चन भी कई बार उठे, क्योंकि पार्ले का हर प्रोडक्ट पार्ले के ब्रांड नेम के अंदर बिकता है, और शायद कई लोगों को तो आज ही समझा कि बिस्लरी इज अ पार्ले ब्रांड। कितनों का नया ज्ञान मिला आज, वाह बेटा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सफल हुआ। क्यों ऐसा किया गया सर, मैं आपको बताऊं वो ऐसा क्यों किया गया। इन्होंने नाम इसलिए नहीं बदला, उसका एक रीजन ये था कि वन ऑफ द कंडीशन ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट इज नाम चेंज नहीं होगा, और दूसरा वो इसलिए भी था क्योंकि बिस्लरी सोडा ऑलरेडी हिट था, तो जो प्रोडक्ट हिट था उसी नाम से चलान दो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको शायद ही पता हो थम्स अप एंड कोको कोला इज द सेम कंपनी, तो उन्होंने नाम चेंज नहीं किया। थम्स अप की भी स्टोरी आएगी आगे, टेंशन मत लो, थम्स अप की भी स्टोरी है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आएगा तब बताऊंगा, राइट। सो इस तरीके से जस्ट चेंज, आपने स्ट्रैटेजी बनाई। अब जरा समझना, बिस्लरी ने स्ट्रैटेजी बनाई, पर स्ट्रैटेजी वर्कआउट हुई क्या, नहीं। स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी फ्लॉलेस एंड परफेक्ट। दूसरी बात, स्ट्रैटेजी बना लिया, इज इट अ बंडल ऑफ मैजिक एंड ट्रिक्स, नो। आपने स्ट्रैटेजी बना दी तो भी कोई गारंटी नहीं है ये स्ट्रैटेजी हिट ही होगी, क्योंकि स्ट्रैटेजी को भी वर्कआउट करने के लिए कई चीजें लगती है। स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होना या रिएक्टिव होना, इट्स अ ब्लेंड। पहले इन्होंने प्रोएक्टिव करने की कोशिश की, नहीं वर्क किया, इन्होंने प्रोएक्टिव और रिएक्टिव को मिक्स कर दिया और स्ट्रैटेजी वर्कआउट हो गई। दैट्स हाउ नाउ बिस्लरी इज होल्डिंग 65% ऑफ द ओवरऑल बॉटल्ड वाटर बिजनेस। गेटिंग इट। तो ये जितने वर्ड थे उससे रिलेटेड एक एग्जांपल। आइए आगे बढ़ते हैं। सर जब हम स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं तो हमें 3 वर्ड और मिलते हैं, वेयर इट वांट टू बी, व्हाट इट वांट टू डू, वेयर इट वांट टू गो। आपको नहीं लगता ये तीनों चीजें बी, डू, गो के लिए है? सो अब हमें और समझना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। याद होगा तो इसका एक पार्ट हम लोग कल ही डिस्कस कर चुके थे, व्हाट इज विजन। याद करो क्या था मेरे भाई विजन, वेयर यू आर, वेयर यू वांट टू बी इज अ विजन। आइए मैं आपके सामने सीधा टेस्ला मोटर्स का विजन रखता हूं और मैं आपको विजन तोड़ के बताता हूं। एवरीबडी फर्स्ट ऑफ ऑल रीड, लाउडली रीड करो विजन। क्या होता है विजन, वेयर यू आर, वेयर यू वांट टू बी। रीड द टेस्ला मोटर्स। टेस्ला मोटर्स की वेबसाइट से मैंने ये निकाल करके लेके आया है आपके लिए, रीड कीजिए। टू क्रिएट, अबे इंग्लिश नहीं, प्यार से रीड कर। टू क्रिएट मोस्ट कंपेलिंग कार ऑफ 21st century by driving the world's transition, ये वर्ड हो गया, ये वर्ड्स होना चाहिए, by driving the world's transition to an electric vehicles। क्या समझ में आया आपको? आप इसको डाइसेक्ट कर सकते हैं, मुझे तोड़ के समझाइए टेस्ला करने क्या चाहता है। 2 मैंने आपको कल समझाया है पर और तोड़िए। पहली बात, टू क्रिएट, टेस्ला अपने वर्ड से ही क्लियर कर दे रहा है हम मैन्युफैक्चर करेंगे, सिर्फ बेचेंगे नहीं। टू क्रिएट बोल रहा है वो। सो कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। टू क्रिएट मोस्ट कंपेलिंग कार, मोस्ट कंपेलिंग कार मतलब मेरे को सिर्फ कार नहीं बनाना है, कंपेलिंग, सबसे ज्यादा वर्केबल, ऑफ 21st century, इसी सेंचुरी की सबसे ज्यादा कंपेलिंग कार बनानी है। विजन देख लो, मैं बनाऊंगा, बेचूंगा नहीं, आई विल नॉट बी द डीलर, आई विल बी द मैन्युफैक्चरर। किस बात का, कार। मैं और किसी बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव विजन पॉइंट बहुत क्लियर है, मैं कार बनाऊंगा, ऐसी कार जो कंपेलिंग हो, किसी से भी आगे हो। कौन से सेंचुरी की, 21st century की। ये कार बना के मुझे करना क्या है, डिराइविंग द वर्ल्ड ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल। मैं इस वर्ल्ड को जो पेट्रोल और डीजल, कल आई थिंक हम इस पे बात कर रहे थे, जो पेट्रोल और डीजल पे चल रही है, मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा काहे पे, इलेक्ट्रिक। और सर मैंने कल ही इसके ऊपर यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया, आप लोगों ने अगर देखा हो या नहीं देखा हो प्लीज जाकर के देखना, बजट एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल कनेक्शन। मैंने इसके ऊपर ही एक वीडियो बनाया
कि बॉस कैसे इस ट्रांजिशन को चेंज किया जा रहा है, और ये है उनका विजन। इसी विजन के तहत याद होगा तो इन्होंने कितने पेटेंट्स ओपन कर दिए? 400 पेटेंट्स ओपन कर दिए। विजन की ओर आगे बढ़ रहा है। सो व्हाट इज विजन? वेर यू आर, वेर यू वांट टू बी। ये हमने कल ही लिख दिया था आई गेस। अब आते हैं दूसरे वर्ड मिशन पे। स्ट्रैटेजी हमें 3 वर्ड देती है, वेयर यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू डू। मिशन इज व्हाट यू वांट टू डू अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम कोई भी मिशन कब बनाते हैं? जब हमें कोई पर्पस सॉल्व करना होता है ऑर्गेनाइजेशन का। आप क्या प्रॉब्लम है लोगों की जो सॉल्व करने जा रहे हैं? आइए मैं इसमें आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं। पहला एग्जाम्पल तो मैं आपके सामने टेस्ला का ही रखता हूं। अगेन टेस्ला की वेबसाइट पे पढ़िए जोर से, टू एक्सेलरेट वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी। स्टॉप। पहली बात टू एक्सेलरेट। आज प्रॉब्लम क्या है और ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? आज प्रॉब्लम है सस्टेनेबल एनर्जी। सस्टेनेबल एनर्जी एक प्रॉब्लम है वर्ल्ड की। किसकी? वर्ल्ड की एक प्रॉब्लम है सस्टेनेबल एनर्जी। पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, ऑयल खत्म हो जाएगा, ये सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल है, इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल है, ये सस्टेनेबल है। यस और नो? तो उसे क्या करना है? पहली बात तो एक्सेलरेट करना है। एक्सेलरेट मतलब क्या? स्पीड में चेंज करना है। स्पीड, वो क्लियर कट बोलता है मुझे स्पीड में चेंज करना है। और इसी के तहत तो 400 पेटेंट ओपन किए गए। अगर पेटेंट ओपन नहीं करता तो हर कंट्री को, हर कंपनी को अपना R&D बैठाना पड़ता, पहले तो R&D बनाना पड़ता, R&D पे खर्चा करना पड़ता, वो सक्सेसफुल होता नहीं होता, और इसके बाद जाके प्रोडक्ट बनता। लेकिन टेस्ला का इतना लंबा विजन है ही नहीं। इसने क्या बोला? मैं क्या करूंगा? एक्सेलरेट। एक्सेलरेट, आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो मतलब भगाते हो। वो भगाना चाहता है लोगों को। काय के लिए? वर्ल्ड को ट्रांजिट करना चाहता है। कहां? सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर। एक और मिशन बताता हूं जो मैंने यहां पे नहीं लिखा बट मैं यहां पे लूंगा। अनदर केस स्टडी, जस्ट डायल। सुना है ये? क्या है जस्ट डायल? क्या है जस्ट डायल? जरा सोच के बताओ। जस्ट डायल, जस्ट डायल क्या है? हम क्या करते हैं जस्ट डायल से? नंबर्स लेते हैं। कैसे अराइज हुआ आपको पता है? ओनर जब भी बाहर जाता किसी सिटी के अंदर में, उसके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता पता है? उसके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता कि अगर उसको किसी जगह का एड्रेस चाहिए या किसी जगह का नंबर चाहिए तो वो उसको मिल नहीं पाता। उस टाइम पे एक येलो बुक हुआ करती थी। येलो बुक हुआ करती थी, माइट भी आपके घर में भी होगी, जिसके यहाँ टेलीफोन कनेक्शन होगा। किसी भी सिटी में किसी भी जगह का नंबर या एड्रेस ढूंढना, जिसके ऊपर एक पूरी पिक्चर बन गई हेरा फेरी। याद आया क्या बाबू भाई? अब डिक्शनरी में प्रॉब्लम क्या था जरा समझना। पहली बात, डिक्शनरी में ढूंढना बहुत पड़ता था। दूसरा प्रॉब्लम, डिक्शनरी हर जगह अवेलेबल होती नहीं होती। तीसरा प्रॉब्लम होता डिक्शनरी के साथ कि बॉस ये सही नंबर बताती या नहीं, रॉन्ग नंबर हो जाता तो एक और पिक्चर बन जाती, फिर हेरा फेरी। इस बात को इसने समझा और सोचा कि क्यों ना एग्जिस्टिंग चीज को पलट दिया जाए, लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। उसने लोगों की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया बाय ब्रिंगिंग जस्ट डायल इन मोबाइल एप्लीकेशन। उसने सारे लोगों को शुरुआत में फ्री में रजिस्टर करवाओ अपना मोबाइल नंबर, कोई भी बस हमें कॉल करेगा और हम आपका एड्रेस उनको दे देंगे, हम आपको बिजनेस जनरेट करके देंगे। एक हाथ बार ट्राई करना, जस्ट डायल से कोई है ना, बोलना मेरे को प्लम्बर का नंबर चाहिए, तुम्हें खुद होके 5 कॉल आएंगे। तुम्हें खुद होके 5 कॉल आएंगे। हाँ भैया जस्ट डायल पे आपने इंक्वायरी की थी, हाँ भैया जस्ट डायल पे आपने इंक्वायरी की थी, हाँ भैया जस्ट डायल पे आपने इंक्वायरी की थी। 5 कॉल तुमको खुद होके आएंगे। लोगों के लिए ये बिजनेस बन गया, जस्ट डायल के लिए ये रिसोर्स बन गया। जस्ट डायल के लिए क्या बन गया? रिसोर्स। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जस्ट डायल ने क्या किया पता है? अगर जस्ट डायल पे किसी को भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, भाई साहब पैसे दो, आपका नंबर हम सबसे पहले देंगे, पैसे दो। एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल रेडी हो गया। जस्ट डायल में हजारों लोग क्या करते हैं, अपना नंबर लिखवाते हैं। कभी ट्राई करके देखना, बेस्ट सीए क्लासेस इन पुणे, ऐसे कई फालतू नंबर होंगे कई एकेडमी के। वो लोग पैसा देकर के एडवर्टीजमेंट करा रहे, बाद में आके तुम्हारे को पता चलता है ओरिजिनल वाले कौन है, क्योंकि उनको ऐड करने की जरूरत ही नहीं होती।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उनको ऐड करने की जरूरत ही नहीं होती। पॉइंट आता है यही, जसदैल जीत गया। उसने विजन, विजन मतलब क्या? आप लोगों की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ मिशन। व्हाई यू वांट टू डू, आई वांट टू सॉल्व अ पर्टिकुलर पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो विजन, वेयर यू आर, वेयर यू वांट टू बी। पर्पस, व्हाई आई वांट टू डू दिस, व्हाई आई वांट टू डू दिस। मिशन लिख लिया आपने? नहीं लिखा? लिख लो। विजन लिखा था आपने कल? विजन लिखा था ना? मिशन लिखो। सर जी डन? ओके। नाउ तीसरा एक और वर्ड आता है मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? स्टेप्स टेकन टू अचीव द मिशन। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, सबसे पहले क्या होते हैं मेरे भाई? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद क्या होता है मेरे भाई? मिशन। और मिशन के बाद क्या होता है मेरे भाई? विजन। ये ऐसा वर्क करता है। सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? स्टेप्स, यू नो, whatever is the steps taken to achieve the mission can be called as objective. Clear is it? अब आ रही है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने एक और चीज देखा, strategies are formulated at all level of organization. Say yes. Can you tell me what are the levels of organization? Top, middle, lower. वो जब तुम इतने से बच्चे थे ना तब की बात है। वो जब तुम ओसी पढ़ते थे ना, ओसी, ओसी, एम, ये होगा टॉप लेवल, ये होगा मिडिल लेवल, ये होगा लोअर लेवल, है ना बेटा? अब तुम बड़े हो गए हो, टॉप के मीनिंग बदल गए हैं। जरा समझिए, समझ में आई बात? जरा समझिए। और जिनको नहीं समझा, पोगो, ठीक है? टॉप, मिडिल, लोअर। अब ये नहीं वर्क करता, इसका नाम बदल दिया गया है। इसको नाम दे दिया गया है कॉर्पोरेट लेवल, इसको नाम दे दिया गया है बिजनेस लेवल, और इसको नाम दे दिया गया है फंक्शनल लेवल। आ हा हा हा, नाम बदल दिए, वो बदल गया। सीधा CBF। अरे देर आर 3 लेवल्स, CBF, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल. So what are the 3 levels? CBF. Write down. Give the next heading. 3 levels. हद नालायक लोग, तुम लोग ना मेरे को बिगाड़ रहे हो, मालूम है? शरीफ तुम? अच्छा, ओहो, मस्त, एक नंबर। स्ट्रेटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट, प्लीज राइट डाउन, 3 लेवल्स। लेवल लिखने के बाद ये पार्ट लिखो, स्ट्रेटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट कॉर्पोरेट, डिविजनल एंड फंक्शनल. Business is also called as divisional.
देन मालिक, चल अब एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले तुझे एक छोटा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करवाता हूं। मैं आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप करवाता हूं। चेक करते हैं तुमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दे नहीं भाई, वीडियो नहीं होगा इधर। वीडियो का एक्चुअली कोई काम नहीं है। ये है आपका इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर 1 और ये है इंस्टीट्यूट द्वारा जनहित में जारी मॉड्यूल। ये कहीं पढ़ा पढ़ा सा लगता है क्या? जरा देखने वाला। स्ट्रैटेजी इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लानिंग बट इट इज अपोजिट इट स्टार्टिंग पॉइंट। पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। सबसे पहले चैप्टर दिया है कौन कौन से लेवल है क्या नहीं है। बिजनेस पॉलिसी, आइला ये कहीं देखी देखी सी लिखाई है ना। इन द ईयर 1911, कुछ देखा देखा सा लग रहा है। देन इन द ईयर 1969, अमेरिकन स्कूल ऑफ असेंबलिंग। ये सारी चीजें। फिर मैंने आपको मैनेजमेंट समझाया। कल जो पूरा लेक्चर था ना वो मैनेजमेंट के ऊपर ही था। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो कुछ भी बकवास होगा। मैनेजमेंट करने के बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आगे आएगा, अभी तक अपन ने लिया नहीं। लिमिटेशन भी आगे आएगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 3 लेवल। कौन से लेवल बेटा? कॉरपोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। ये अभी हम पढ़ रहे हैं। चलिए, इंस्टीट्यूट ने टेस्ट योर नॉलेज दिया है। लेट अस लर्न। आपके भरोसे पहला पूरा का पूरा ट्राई करो सॉल्व करने का। स्टेट विद द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। आपका जवाब करेक्ट या इनकरेक्ट पे होना चाहिए। स्ट्रैटेजी इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। करेक्ट या इनकरेक्ट? आर यू श्योर? ठीक है। स्ट्रैटेजीज आर परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। इनकरेक्ट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ बंडल ऑफ ट्रिक्स एंड मैजिक्स। पक्का इनकरेक्ट। पहला जवाब इनकरेक्ट। क्या लिखना है? स्ट्रैटेजी और उसका फीचर। दूसरा जवाब इनकरेक्ट। तीसरा जवाब इनकरेक्ट। लिखना क्या है? स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन और उसका फीचर्स। लिखना क्या है? स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन और उसका फीचर्स। ये अब आएगा। भाई साहब, जितनी भी बातें क्लास में चल रही है ना, इसमें से एक भी टाइम पास के लिए नहीं है। ये पूरा का पूरा वो है जो आपका मॉड्यूल बताता है। रीड द सेकेंड क्वेश्चन का पहला पार्ट। डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। व्हाट आर द 3 लेवल? कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल। अभी जो हम लिखाएंगे ना, कॉर्पोरेट लिखाएंगे, फिर बिजनेस लिखाएंगे, फिर फंक्शनल। तीनों जब तुम लिख दोगे ये इसका आंसर बन जाएगा। 3 लेवल्स। ये क्वेश्चन का जवाब ना तुम नहीं दे सकते, मैं पहले ही बता रहा हूं। स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। डू यू अग्री? यस। गिव द रीजन। प्रोएक्टिव कितनी जगह पे होना चाहिए? 2। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं याद आ रहा, वापस बुक में जाओ, वापस पढ़। मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन। रिएक्टिव कितने जगह पे होना? 2। मार्केट डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस। ये है उस क्वेश्चन का जवाब। समझ में आया क्या?
ये है रोल ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजर्स, ये अब बीच आएगा नेक्स्ट पॉइंट। समझ में आया कर क्या रहे हैं? साथ ही साथ में मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, चलो और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा के देता हूं। इसमें अगर एसएम क्वेश्चनर भी रहे तो इमीडिएट आपको एसएम क्वेश्चनर भी दिखाता हूं। ये तो एमसीक्यू है, क्वेश्चनर आपको अलग से दिखाता हूं। एसएम क्वेश्चनर में पूरे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कवर थे, पूरे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी अपन लेक्चर के बाद कंप्लीट करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी सबसे पहले हम कौन से लेवल पे आए, यहां आके हमने समझा भाई साहब हमारी जिंदगी के कितने लेवल है? 3। बोलो कौन कौन से? सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3 प्रकार के हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल। हम सबसे पहले उतरते हैं एक एक को समझने के लिए। कॉर्पोरेट लेवल, गिव द नेक्स्ट हेडिंग, कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल, आप जब बच्चे थे ना, छोटे से नादान बच्चे, तो इसे कहा जाता था टॉप लेवल। इसे क्या कहा जाता था? टॉप लेवल। आज इसे कहा जाता है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट में कौन होते हैं सर? जनरली इसमें वो लोग होते हैं जो सीईओ से लेके डायरेक्टर्स तक की पोजीशन पे आते हैं। सो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स कंसिस्ट ऑफ सीईओ। स्टॉप, पहला एमसीक्यू, सीईओ का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऐसे एमसीक्यू है क्योंकि, सो डोंट वरी, भले ये कितना भी कॉमन सेंस है पर आपके लिए 1 मार्क देके जाएगा। अदर सीनियर ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये आते हैं। एक और एमसीक्यू, ये पूरा लाइन, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स इंक्लूड सीईओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव, बीओडी, ऑल ऑफ अबाव। आंसर शुड बी ऑल ऑफ अबाव। आंसर शुड बी ऑल ऑफ अबाव। सो प्लीज राइट डाउन मेरे साथ साथ। कॉर्पोरेट लेवल्स पे कौन होते हैं? 3 लोग होते हैं। पहला सीईओ, सीएफओ। सीएफओ भी इसमें कवर होता है बिकॉज ये सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के अंदर में आता है। ये कौन होते हैं? जो जनरली पॉलिसी बनाते हैं। सीधे शब्द में मुकेश अंबानी एंड टीम, जो उनकी बी टीम होगी वो सीईओ। अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डिसीजन लेते हैं सारे के सारे, ये होते हैं कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। कॉर्पोरेट लेवल जो होता है ये हमेशा डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन लेता है, डिसीजन इंप्लीमेंटेशन में नहीं, डिसीजन मेकिंग में। दे पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजंस बनाते हैं, ये प्लान बनाते हैं और उसके ऊपर डिसीजंस लेते हैं। इस लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं इसे कहा जाता है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। इस लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं इसे कहा जाता है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। सो चेक इट आउट। 3 बातें कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर की। पहला, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स में कौन कौन आता है? सीईओ, सीनियर स्टाफ्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन लेते हैं। इस लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं इसे क्या कहा जाता है? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। इन शॉर्ट, आपको एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, करेक्ट इनकरेक्ट पूछा जाएगा। इज सीईओ अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर? योर आंसर शुड कम yes. A CEO is a corporate level manager. A board of director is a corporate level manager. Senior executive are corporate level managers. डन है साहब? आखिर ये कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर करता क्या है? एक सवाल इंस्टीट्यूट पूछता है, अभी अभी हम देख के आए हैं, रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। ये है उसका जवाब। एक कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर करता क्या है? 3 बार एग्जाम में पूछा गया है रोल ऑफ अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। कितने बार पूछा गया है? 3 बार। पहले लिख लो, फिर शांति से समझाऊंगा, नहीं तो तुम्हारा मन विचलित रहता है। मेरे को लिखना है, मेरे को लिखना है, मेरे को लिखना है। पहले लिख लो शांति से, फिर समझाऊंगा। रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर।
बेटा एसएम समझने के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी भी है, और यहां सबसे अच्छा पॉइंट ये है एक्ट नहीं है, तो थोड़ा बहुत आप अपने मन से भी लिख पाओगे। ये है सबसे रिलीफ वाला पॉइंट, प्रोवाइडेड कुछ भी बकवास मत लिख के आओ। इट्स नॉट अ बीकॉम एग्जाम, कुछ भी लिख के आए 62 नहीं होता इधर ऐसा। वर्ड पे फोकस करना है, इसीलिए मैंने उतना ही लिखा रहा हूं जितना काम का है। रोल ऑफ अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, 6 मेजर रोल दिए गए हैं। डन सर? ओके, नाउ चेक कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, आज का लास्ट पॉइंट, ध्यान से सुनना। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स करते क्या है? पहली चीज, ये लोग गोल और मिशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं मालिक? गोल और मिशन। अब जैसे वी स्मार्ट के अंदर में उज्जवल सर आपको पता है कौन है? विशाल सर के ब्रदर, हु इज द एक्चुअल ओनर ऑफ द एकेडमी। वो हमारे को हर साल एक मिशन देते हैं, मुझे इस चीज का, इस प्रोडक्ट का, या इतने चीजें होनी चाहिए। डिफाइन द मिशन एंड गोल। ये हमेशा वो होते हैं जो विजन लेके चलते हैं, एक बिजनेस फॉरसाइट लेकर के चलते हैं कि बिजनेस को लेके कहां जाना है। ये वो लोग होते हैं जो एनवायरनमेंट को फोकस करते हुए आपको डायरेक्शन देते हैं कि बॉस इस तरीके से लेके जाना है, इस बिजनेस को इस तरीके से चलाना है। सो दे डिफाइन मिशन एंड गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि बॉस हमें जाना कहां है, राइट। रिलायंस में मुकेश अंबानी ले लो आप, राइट। इन्फोसिस के अंदर में सर नारायण मूर्ति साहब ले लो आप, विप्रो के अंदर में हाजिम प्रेम जी सर ले लो आप, यस और नो। ओयो के अंदर में मिस्टर गोयल ले लो आप। चलते हैं दूसरा, डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन। ये डिफाइन करते हैं कि हमें कौन से नए बिजनेसेस के अंदर में जाना है, और अगर उस नए बिजनेस के अंदर जाना है तो क्या हमें कुछ डिस इन्वेस्टमेंट या एक्विजिशन करना है, कोई नया एक्विजिशन करना है, कोई नया बिजनेस उठाना है। अगर ऐसा कुछ करना है तो वो, फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा जोमैटो ने एक नया काम शुरू किया है अभी, पता है क्या? अब ये फूड डिलीवर ही नहीं करते, जोमैटो एक और काम करता है। अगर आपके घर में कुछ फूड पड़ा है और आप नहीं खाना चाहते तो जोमैटो के डिलीवरी बॉय वो भी लेकर के जिसे खाने की जरूरत है उसे दे देंगे। जोमैटो ने ये एक और काम किया है, फीडिंग एक नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ है जोमैटो के अंदर में, कि अगर आपके पास खाना है और आप उसे नहीं खा रहे हैं तो जोमैटो इसे लेकर के किसी ऐसे व्यक्ति को दे देगा जिसको इस खाने की जरूरत है। फूड डिलीवरी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट था। अब उन्होंने क्या किया, बिजनेस के जो लीडर्स थे उन्होंने ये भी एक कॉन्सेप्ट चालू किया। साथ ही साथ में एक और नई चीज, रिलायंस नए बिजनेस में एंटर कर गया, गीगा फाइबर। सुना है क्या है ये? गीगा फाइबर नहीं पता? आज का पहला होमवर्क, जाएंगे यूट्यूब, 5 ही मिनट चाहिए। मेरे रोज के जो होमवर्क रहेंगे ये 10 मिनट के ऊपर नहीं रहेंगे, पर ये कोई भी होमवर्क लिखने वाला नहीं होगा, ये सिर्फ सर्चिंग वाला होगा। अपना नॉलेज बढ़ाओ, क्योंकि एज अ सीए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है, तुम्हें मार्केट ट्रेंड भी पता होना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू जो तुम्हारा लेगा ना बेटा, वो एचआर लेगा, उसको तुम्हारे का कोई भी कॉन्सेप्ट पता नहीं है। एचआर वाले को तुम्हारे यहाँ का कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट पता नहीं है, वो ये देखेगा तुम मार्केट से अवेयर हो या नहीं हो। तो ये अवेयरनेस जरूरी है सब्जेक्ट के लिए। तो दूसरी चीज वो ये देखेंगे हम कौन से बिजनेस में होने चाहिए और क्या इसके लिए कोई अमलगमेशन, डिसइन्वेस्टमेंट या एक्विजिशन करना है या नहीं। तीसरी चीज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाय हाय, ये रिसोर्स वर्ड कहीं सुना सुना ऐसा लग रहा है। रिसोर्स कितने थे बेटा? 5। लॉजिकली समझ, तेरे को रट्टा रट्टा कुछ नहीं करना, लॉजिकली समझ। क्या? मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, राइट। इन रिसोर्स को कहां, किधर, कैसे लगाना है ये वो डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अंडरस्टैंड वन ऑफ द बिल्डर्स, कुमार बिल्डर्स,
वन ऑफ द वेरी फेमस बिल्डर ऑफ पुणे। क्या एक साइट चालू होगी या मल्टीपल साइट चालू होगी? मल्टीपल साइट। कौन से साइट में कितना पैसा लगाना है, किधर कितना मटेरियल जाएगा, किधर से कितना रिसोर्स कलेक्ट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? टॉप मैनेजमेंट। यस और नो? नेक्स्ट, फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी। कोई नई स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना और इसे इंप्लीमेंट करवा के लेना, ये किसका काम होता है बॉस? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स का। एंड प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू द ऑर्गेनाइजेशन, एक लीडरशिप प्रोवाइड करना। लीडरशिप का मतलब है ही विल बी द फ्रंट फेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी कुछ करना है, ही विल बी द फ्रंट फेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद द थिंग्स, टू डील विद द थिंग्स। तो आइए वापस से क्या क्या करते हैं ये लोग, क्या करेंगे? मिशन एंड गोल डिफाइन करेंगे। डिटरमाइन व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, और बिजनेस से रिलेटेड एक और पॉइंट जोड़ देना, फॉर एक्विजिशंस और मर्जर्स, allocation of resources, formulating and implementing strategies and providing leadership। जो वर्ड आंसर में आने चाहिए, ये 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 मेजर वर्ड है जो उसमें दिखने ही चाहिए। दे शुड बी वर्किंग टूवर्ड्स मिशन एंड गोल, बिजनेस इट शुड बी इन, allocation of resources, formulating and implementing strategy, leadership and disinvestment and acquisition strategy। मैं तो कहता हूं जब आप पेपर लिखते रहेंगे, इन लाइंस को भी अगर अंडरलाइन करके आते हैं, जिस पेन से लिखा उस पेन से अंडरलाइन कर देना, प्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, एग्जामिनर को वही दिखेगा जो तुम दिखाना चाहते हो। स्ट्रेट। इज दैट डन? चलो, दैट्स इट आज के लिए। रुक जा बेटा, मैंने बोला कॉन्सेप्ट ओवर। अब देख हमने दूसरे ही दिन के अंदर में क्या क्या पढ़ लिया। देखो हमने अब तक क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, सिर्फ अग्री करना, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हैव वी डन विथ इट? कितने फंक्शन थे? डू यू अग्री विथ दिस? सेकेंड हमने पढ़ा रिसोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट। डू यू अग्री? कितने रिसोर्सेज थे? 5M। तीसरा हमने पढ़ा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कितने लेवल थे? 3। सीधे शब्दों में CBF। इसमें से हमने सिर्फ C पढ़ा, BF बाकी है जो हमारा कल का पार्ट है। चौथी चीज हम लोगों ने पढ़ी, विजन, मिशन, objective। Can you tell me what is vision? What is vision? Where you are, where you want to be. What is mission? What is the purpose of organization? What is the purpose of organization? Small objective will become vision। फिफ्थ पॉइंट देखो हमने और क्या क्या पढ़ा। सर हमने एक और चीज पढ़ी, यस हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी। हमने इसके अंदर में करीब 6 फीचर्स पढ़े। ये ट्रिक्स ऑफ मैजिक्स एंड बंडल्स नहीं है, जाकर के चेक करो, पलटो पलटो पलटो। ये ट्रिक्स ऑफ मैजिक्स एंड बंडल्स नहीं है, ये फ्लॉलेस नहीं होगी कभी भी। तीसरा, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। चौथा, ये सब्सटीट्यूट नहीं है किसी भी मैनेजमेंट को। और पांचवा, ये प्लानिंग के पहले की जाने वाली एक्टिविटी होती है, प्लानिंग के बाद नहीं। छठवा, ये कैसी होती है? फ्लेक्सिबल एंड ऑप्टिमल। क्लियर है? हमने छठवा पॉइंट पढ़ा, व्हाट इज स्ट्रैटेजी। चला बेटा आज का डेफिनेशन समझ। स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। वापस से, स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। कौन कौन से? पहला, इट्स अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशन, to be in the market, be competitive and be successful। क्लियर है? फिर it is unified and action oriented, unified and action oriented। तीसरा, it's a long range blueprint of organization where it want to be, what it want to do, where it want to go। फिर हमने 7वां पॉइंट पढ़ा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हमने 2 सेंस में पढ़ा। इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who conduct the functions of organization, and second, it conduct the interrelated activity। It's conduct the interrelated activity। मैनेजमेंट को हमने एक और तरीके से तोड़ा, मैनेज मेन टैक्टिक्स। याद आया? मैनेज मेन टैक्टिक्स। 8वां पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, बिजनेस पॉलिसी।
मतलब देख 2 ही दिन के अंदर में 8 अलग अलग क्वेश्चंस पढ़े हमने मस्ती मस्ती में, और आज समझ में आ रहा 8 पढ़ लिए, राइट। बिजनेस पॉलिसी कितने ईयर है यहाँ पे? 2। 1911 हार्वर्ड बिजनेस, 1969 अमेरिकन असेंबलिंग कॉलिग्रेट ऑफ बिजनेस। फिर इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नाम काय में बदल दिया गया? स्ट्रैटेजी। क्लियर है मालिक? इसके साथ साथ 9वां पॉइंट हम लोगों ने केस स्टडी ली। अब तक किंगफिशर, जस्ट डायल, टेस्ला, नोकिया, बिस्लेरी, ये अब तक हम लोगों ने केस स्टडी ली। 2 दिन कंटेंट भी, कॉन्सेप्ट भी, केसेस भी, और साथ साथ में आपका मॉड्यूल भी। गेम और सो बी रेडी। कल का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल मैं एक और केस स्टडी लेने जा रहा हूं, अभी नहीं बताऊंगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मैंने आपसे कहा है रोज की मिनिमम 1 और 2 केस स्टडी, और अपना चैलेंज है ऐसा पूरा किसी के पास दिखाना। लोग सिर्फ किताब पढ़ेंगे, तुम किताब पढ़ोगे भी, लिखोगे भी, और कॉन्सेप्चुअली। इज दैट डन? 1 मिनट। हमने एक और चीज करी मालिक, डिक्शनरी बनाई। कितने वर्ड हो गए डिक्शनरी के अंदर में? नहीं, 6 हुए होंगे, 6 या 7 हुए होंगे मिनिमम। तो डिक्शनरी के अंदर में 7 वर्ड ऐड हो गए 2 दिन के अंदर में। इज दैट डन? डन। सी यू टुमारो। बाय एंड टेक केयर। बाय बोलो बच्चों। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज कम।